So hello guys, welcome back to my channel HK Official and yes in this video we will be covering this last okay। वैसे तो यूनिट 3 है लेकिन यही बचा हुआ है हमारे पास। यूनिट 4, 5, 6 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। सो दिस यूनिट 3 ऑफ काउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिसमें हम परम्यूटेशन पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, देन रूल ऑफ सम, रूल ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास छोटे से टॉपिक्स हैं एंड देन हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम है जो कि जस्ट लास्ट है। तो बस इतना ही जो है हमें पढ़ना है एंड डीएम यूनिट 3 हमारा कवर जाएगा। ये बेसिकली बहुत सिंपल यूनिट था एंड मतलब हम इसका मोस्ट ऑफ द कंटेंट पढ़ चुके हैं, हमें पता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में क्या होता है। सो जस्ट क्वेश्चंस मुझे आपको प्रैक्टिस करवाने थे, इसलिए आई हैव केप्ट दिस यूनिट एज लास्ट। बाकी ग्राफ्स, ट्रीज, देन आपका जो लास्ट यूनिट है वो पूरा का पूरा कंप्लीटेड है, अलजेब्रिक सिस्टम वाला भी। ठीक है, तो चलिए वो वन शॉट्स आपने देख लिए होंगे, अदरवाइज नहीं देखें तो आप इसके बाद देख लेना। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं, दैट इज डीएम यूनिट 3। ठीक है, तो सबसे पहले काउंटिंग प्रिंसिपल्स का नाम है एंड सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है रूल ऑफ सम एंड रूल ऑफ प्रोडक्ट को समझना। तो मैंने जो इनके डेफिनेशंस लिख रखे हैं तो हम बहुत अच्छे से इनको समझेंगे। देखो रूल ऑफ सम में क्या है ना, इफ एन इवेंट कैन ऑकर इन एम वेज, यानी कि कोई इवेंट है जो कि एम वेज से किया जा सकता है और जो दूसरा इवेंट है वो एन वेज से किया जा सकता है। ठीक है, जो फर्स्ट इवेंट है वो एम वेज से और जो सेकंड इवेंट है वो एन वेज से। एंड इफ दीज टू इवेंट्स कैन नॉट ऑकर साइमल्टेनियसली, यानी कि वो एक साथ नहीं हो सकते हैं, उस केस में हम क्या बोलेंगे, वन ऑफ द टू इवेंट्स कैन ऑकर, यानी कि दोनों साथ में नहीं होंगे। इसका मतलब या तो एम हो रहा होगा, है ना, और m हो रहा होगा तो n नहीं होगा। ठीक है, और अगर n हो रहा होगा तो m नहीं होगा, है ना। तो बेसिकली m हो रहा होगा उसके बाद n शुरू होगा, या फिर n हो रहा होगा उसके बाद m शुरू होगा। तो ऐसा अगर इवेंट होता है ना तो हम उसके अंदर हमारा रूल ऑफ सम जो है ना यूज करते हैं, जिसमें सिर्फ हम उसको बता सकते हैं क्या है, ये m प्लस n वेज होंगे उसको, अगर हम देखें उसके परम्यूटेशन के लिए। अगर हम सिंपल देखें ना, मैं आपको एक एग्जांपल दूं। लेट से आपके पास क्या है, लेट से आपके क्लास में सपोज 10 बॉयज हैं, ठीक है, और 8 गर्ल्स हैं। ठीक है, सपोज 10 बॉयज एंड 8 गर्ल्स इन क्लास। हमें नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करनी है ऑफ जस्ट सिलेक्टिंग वन नंबर एज अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि जो है हमें सीआर को ढूंढना है और हमें सिर्फ एक ही सीआर चाहिए। ऐसा नहीं है कि एलआर और सीआर वाला कोई सिस्टम नहीं है, बॉयज और गर्ल्स में से हमें कुल मिला के एक ही सीआर को जो है हमें चूज करना है। तो उस वक्त मैं क्या करूंगी, देखो, या तो मैं पहले तो पूरे बॉयज को देखूंगी, फिर मैं क्या करूंगी, गर्ल्स को देखूंगी, या पहले गर्ल्स को फिर बॉयज को। बेसिकली दोनों एक साथ नहीं चाहिए। दोनों एक साथ कब चाहिए होते, जब मुझे सीआर गर्ल्स में से भी एक चाहिए और बॉयज में से भी एक चाहिए, है ना। उस केस में मैं क्या फॉलो करती, रूल ऑफ प्रोडक्ट फॉलो करती। लेकिन इस केस में मेरे पास क्या है, मेरे पास सिर्फ एक ही जो है ना, एक ही इवेंट एक बार हो रहा है। इसका मतलब या तो बॉय हो सकता है या तो गर्ल हो सकता है। इसका मतलब अगर मैं नंबर ऑफ वेज की बात करूं कि मैं अपना सीआर ढूंढ सकती हूं, उसमें आएंगे मेरे 10 प्लस 8 सिंपल, यानी कि 18 वेज में जो है ना मैं अपने सीआर को ढूंढ सकती हूँ। क्लियर है ना। तो ये एकदम सिंपल फंडामेंटल था। अगर मैं एक और आपको सिंपल एग्जांपल दूं, तो जब हमारे एडमिशंस हो रहे थे गाइस, तो वो एडमिशन थोड़ा सा प्रोसेस आप वो वाले फेज में थोड़ा याद करो। तो हमें क्या है, कोई कोई ऐसा हो सकता था कि जिसको सिर्फ या तो मतलब, हाँ हम तो ऐसे थे कि लाइक या हमें इंजीनियरिंग में ही जाना है, लेकिन कोई कोई स्टूडेंट्स क्या होता है, इंजीनियरिंग मेडिकल दोनों में भी मतलब कंफ्यूज हो रहे होते हैं। तो ऐसा हो सकता है किसी एक स्टूडेंट के पास, उसको एडमिशन लेना है, उसके पास क्या है ना 4 उसके पास ऑप्शन है इंजीनियरिंग के, ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस के, और 2 ऑप्शन है उसको मेडिकल कॉलेजेस के। ठीक है, तो मुझे बताओ, या तो वो इंजीनियरिंग कर सकता है या तो वो मेडिकल कर सकता है, राइट। तो दोनों में तो एक साथ जा नहीं सकता, है ना, दोनों में तो एक साथ नहीं जा सकता। तो उस वक्त अगर उसको नंबर ऑफ वेज चाहिए कि वो कौन सा कॉलेज सिलेक्ट करेगा, तो सिंपल सी बात है, उसके बाद 4 जो है इंजीनियरिंग के कॉलेजेस हैं, 2 मेडिकल के कॉलेजेस हैं, तो टोटल 4 + 2 उसके पास 6 कॉलेजेस के अंदर क्या आ गए, ऑप्शन आ गए। तो वो उनमें से एक को जो है ना चूज करेगा। सो ये तो बहुत ज्यादा रेलिवेंट एग्जाम्पल था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रूल ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, सो इफ एन इवेंट कैन ऑकर इन एम वेज, देखो एक इवेंट है जो एम वेज में हो रहा है और सेकेंड इवेंट है जो एन वेज में हो रहा है। इफ द नंबर ऑफ वेज द सेकेंड इवेंट ऑकर्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द ऑकरेंस ऑफ फर्स्ट इवेंट, यानी कि ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे यहाँ पे बोला था कि दोनों में से जो है ना दोनों साथ में नहीं चलने चाहिए थे। ओके, दे कैन नॉट ऑकर साइमल्टेनियसली, यानी कि बॉयज
एंड गर्ल्स वाला सिस्टम नहीं था, एंड इंजीनियरिंग एंड मेडिकल दोनों एक साथ एक स्टूडेंट कर ही नहीं सकता। तो वैसा अगर नहीं है एंड उसके अंदर हमें क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, दोनों को भी जो है कर रहे हैं, तो बेसिकली इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द ऑकरेंस ऑफ फर्स्ट इवेंट, ठीक है। सो जो है बेसिकली हम क्या बोलेंगे, 2 इवेंट्स हमारे क्या हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, तो हम बोलेंगे क्या कि m इंटू एन इसके अंदर जो है ना हमारा हो रहा होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसका एग्जाम्पल आपको दूं, लेट से आपके पास है 3 पर्सन्स, ठीक है, या फिर 3 पीपल जो है ना एंटर कर रहे हैं एक कार के अंदर, ठीक है। लेट से एक कार है, ठीक है, अब ये कार है, सपोज ये कार है आपके पास, तो 3 लोग उसके अंदर जा रहे हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ उस कार के अंदर है आपके पास 5 सीट्स, ठीक है, कार के अंदर क्या है 5 सीट्स हैं, एंड आपके पास 3 पीपल हैं, तो मुझे बताओ हाउ मेनी वेज कैन दे टेक अप देयर सीट्स, है ना। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, रूल ऑफ प्रोडक्ट का। इसका मतलब क्या, देखो 5 सीट्स थी, अगर मैं सपोज सीट्स में ऐसे कर लूँ, लेट से ये है 3 एंड ये है आपकी 4 5 सीट्स, ठीक है। तो 5 सीट्स हैं, आपके पास कितने पीपल हैं, 3 पीपल हैं, तो तीनों पीपल में से अगर एक यहाँ पर बैठ गया तो मेरे पास फिर कितनी बची, 4, यानी कि अब जो सेकंड है उसको क्या करना होगा, उसके लिए जो चॉइस है वो आधी हो गई। जो फर्स्ट आया उसके लिए चॉइस 5 थी, यानी कि वो 5 में से कहीं पर भी बैठ सकता था। अब जो सेकंड आया उसके लिए चॉइस कितनी हो गई, 4 हो गई, यानी कि एक कम हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब वो सेकंड वाला बैठेगा, है ना, उसके लिए मतलब कितनी चॉइसेस हो गई, उसके लिए 4 चॉइसेस हो गई। अब जो थर्ड पीपल है उसके लिए कितनी चॉइस बची, सिर्फ 3 चॉइस बची, राइट। तो पहले वाले के लिए थी कितनी 5, दूसरे वाले के लिए कितनी थी 4, उसके बाद वाले के लिए कितनी थी 3, तो बेसिकली 5 4 जा 20, 23 जा कितना 60 वेज के अंदर जो है हमारा ये मतलब 60 वेज के अंदर 3 पीपल जो है 5 सीटर कार के अंदर बैठ सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो बेसिकली ऐसे इसको समझा जाता है रूल ऑफ प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। सो आई होप आई हैव मेड दिस रूल ऑफ सम एंड रूल ऑफ प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्लियर। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, आपको जो पेपर में है ना सबसे ज्यादा जो चीज पूछी जाती है वो है आपका परम्यूटेशन, ठीक है। परम्यूटेशन एक ऐसा है लाइक कि अगर आपको क्वेश्चन अगर आप जाके देखो, क्वेश्चन पेपर्स देखो, तो डेफिनेटली आपको परम्यूटेशन सबसे ज्यादा दिखेगा, उसके बाद कॉम्बिनेशन, ठीक है, उसके बाद आप जो है ना बाइनोमियल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपको आते हैं, ठीक है। तो आई वुड से अगर आपको पास करना है ना ये यूनिट, सिंपल पास भी करना है, तो आपको परम्यूटेशन अच्छे से करना पड़ेगा, एंड बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। एंड अगर आप ये पर्टिकुलर वन शॉट देख रहे हो तो आपको पूरा यूनिट जो है ना एकदम बहुत सिंपल वे में आप इसको कर लोगे। एंड मैं तो बोलूँगी कि ये इसीलिए मैंने जो है ना लास्ट में दिया है, ताकि आप इसको एटलीस्ट लास्ट में करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा इसका ज़्यादा होगा। एंड क्योंकि फर्स्ट यूनिट जो हमें दिख रहा होता है वो यूनिट 3 ही होता है पेपर में, तो अगर फर्स्ट में ही हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा होगा तो पूरा पेपर जो है हमारा अच्छा जाएगा। एंड फर्स्ट में ही अगर हम ऐसे हो जाएंगे कि अरे इसको कैसे करें, तो डेफिनेटली आगे भी हमें जो कंफ्यूजन है वो बढ़ती रहेगी। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा आप जो है ना अपना फोकस बढ़ा लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो हमारा आ चुका है। सो चलो परम्यूटेशन की अगर बात करें, सो परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट। हमेशा याद रखो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच में कभी भी कंफ्यूज मत होना। परम्यूटेशन के अंदर हमेशा हम क्या कर रहे होते हैं, अरेंजमेंट्स को कर रहे होते हैं, ठीक है। और वहीं अगर कॉम्बिनेशंस की बात करें तो हम सिंपल क्या करेंगे वो हम देखेंगे आगे जाके, लेकिन सिंपल वहां पर सिलेक्शन होता है, ठीक है। क्या होता है इसके अंदर जाके, सिलेक्शन होता है। तो अभी सिंपल इसका ये इतना ही याद रखो कि उसमें हम सिलेक्शन करते हैं एंड यहाँ पर हम अरेंजमेंट्स कर रहे होते हैं, ठीक है। तो चलो परम्यूटेशंस को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। उसका जो डेफिनेशन है मैंने लिखा हुआ है, अ परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स शोन इन सम डेफिनेट ऑर्डर और ऑल एट अ टाइम। द टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n distinct objects taken are at a time denoted by p of n comma r, where n जो है वो हमारा distinct object होता है, r जो है वो हमारा टाइम होता है, ठीक है। तो अगर हमें इसका फॉर्मूला फ्रेम करना है तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल हो रहा होता है। एंड हमें पता है हमने ये फॉर्मूला जो है 11th 12th में यूज भी किया हुआ है। तो जस्ट अगर सपोज मेरे पास है 3 p और 1 मुझे यहाँ पे निकालना है, तो सिंपल मैं इस फॉर्मूला का यूज करूंगी। एंड बहुत जगह अब हम मैं क्वेश्चंस आपको ना एक ट्रिक से फॉलो करवाऊंगी। तो मतलब सिंपली ये जो है ना
ये आपको फॉर्मूला भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी, तो डायरेक्टली जो है हम वहाँ पर कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी आप फॉर्मूले का यूज़ क्या है वो याद रखो। जैसे कि यहाँ पर क्या है 3 फैक्टोरियल है, तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल आ जाएगा एंड आपका n माइनस आर है यानी कि 3 माइनस 1 यानी कि 2 फैक्टोरियल इधर आ जाएगा। सिंपल। तो अगर इसको मुझे सॉल्व करना है तो कैसे करते हैं हम, 3 इंटू 2 इंटू 1 करते हैं एंड इधर क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 आ जाएगा, तो बेसिकली ये जो है कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर हमें 3 मिल जाएगा। तो सिंपल जो है ना, ये फैक्टोरियल वाला जो काम है ये हम करेंगे किससे, कैलसी से। ठीक है, तो बेसिकली आप कैलसी भी लेके बैठो एंड मेरे साथ आप कैलकुलेशंस भी करो, क्योंकि अगर ये फैक्टोरियल वाला फंडा आप डायरेक्टली एग्जाम के दिन अपने क्लास में बैठ के सोचोगे कि हाँ कैलसी में फैक्टोरियल किधर है, तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आप कैलसी से अगर फेमिलियर ही नहीं होगे तो वहां पर उस वक्त आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, तो आता हुआ सम भी आप छोड़ दोगे। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि कैलसी लेके बैठो एंड थोड़ी सी प्रैक्टिस जो है ना वो मेरे साथ करना कैलसी की। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं एंड क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चंस के साथ मैं स्टार्ट करूंगी। देखो, ए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। ठीक है, तो हमारे पास एक कॉइन है। ठीक है, तो एक कॉइन है लेट से, उसको हमने क्या किया है 3 टाइम्स टॉस करवाया है। ठीक है, 3 टाइम्स उसको टॉस करवाया है एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड। ठीक है, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, सिंपल इतना पूछा है। तो मुझे बताओ कि मेरा जो कॉइन होता है, एक सेकेंड, यस सॉरी, मेरा जो कॉइन होता है उसके कितने साइड्स होते हैं, डेफिनेटली 2 साइड्स होते हैं ना। क्या होता है, एक हेड होता है एंड क्या होता है, हेड होता है एंड आपका टेल होता है ना। तो ये आपके 2 साइड्स होते हैं। तो मुझे बताओ, आंसर आपके सामने है, जस्ट हमें क्या करना है, हमें पॉसिबल आउटकम्स बताने हैं। तो मुझे बताओ यहाँ पर आप जब फ्रेम करोगे ना तो आप कैसे लिखोगे, देखो, एवरी टाइम कॉइन इज टॉस्ड। ठीक है, कॉइन इज टॉस्ड, तो मुझे बताओ वी कैन गेट आइदर हेड और टेल, है ना। तो या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा। तो हमें क्या बताया है, हमें बताया है सिंस द कॉइन इज टॉस्ड हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स, है ना। सिंस द कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, तो मुझे बताओ जो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो क्या होंगे। सो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, तो डेफिनेटली देखो दोनों भी मेरे पास चांसेस क्या है, मेरे पास दोनों 3 टाइम्स मैं टॉस कर रही हूँ। सो लेट से मैं यहाँ पर 3 कॉइन्स बना देती हूँ जो कि मैंने 3 टाइम्स टॉस करे एंड कुछ ना कुछ उनमें आया है। तो मुझे बताओ कि इसमें पॉसिबिलिटी, फर्स्ट वाले कॉइन में कितनी पॉसिबिलिटीज है, डेफिनेटली 2 पॉसिबिलिटीज है ना, कि या तो हेड होगा या तो टेल होगा। डेफिनेटली दूसरे में भी 2 ही पॉसिबिलिटीज है, वैसे ही तीसरे में भी 2 ही पॉसिबिलिटीज है। जस्ट अब हमें क्या करना है, ये 3 टाइम्स है ना, तो हमें जस्ट इनको मल्टीप्लाई कर देना है एंड 2 इंटू 2 इंटू 2 इज योर 8। तो 8 नंबर ऑफ हमें पॉसिबल आउटकम्स जो है ना यहाँ पर दिख रहे होंगे। समझ में आ रही है मेरी बात। सो दैट इज वेरी सिंपल। ओके, बहुत ज्यादा सिंपल है। जस्ट आपको ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ये जो चैप्टर है इसमें आपको आंसर तो बहुत जल्दी मिल जाएगा, लेकिन सिंपल उतने स्टेप में नहीं लिखना है आपको, जो है ना पूरी स्टोरी बतानी है स्टार्ट से लेके कि हाँ आपने क्या क्या किया है। ठीक है, तो स्टार्ट के क्वेश्चंस में आपको थोड़ी बहुत बता रही होंगी एंड टिल द एंड मैं आपको डायरेक्टली सॉल्यूशंस बताऊंगी, क्योंकि सॉल्यूशंस अगर आपको समझ में आ गया तो आपको फ्रेम करना आंसर बहुत इजीली आता होगा ना। ये क्वेश्चन है जिसमें हमें परम्यूटेशन फाइंड आउट करना है सेट ए का। सेट ए क्या है, 1 2 3 4 टेकिंग 2 एलिमेंट्स एट अ टाइम। इसका मतलब क्या है, देखो हमें क्या दिया है, कंडीशन दी है हमारे पास। यहाँ पर सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स है और हमें बोला है 2 एलिमेंट्स जो है आपको एक बार में बस उठाने हैं। तो ऐसा आप जो है सेट फ्रेम करना है। क्या मतलब हुआ, देखो सिंपल बताओ, एट लास्ट हमें 1 को लेके 1 2 1 3 1 4 ऐसे करके, या फिर 2 1 2 3 2 4 3 1 3 2 3 4 ऐसे करके हमें क्या करना है, 2 अलग अलग एलिमेंट्स को एट अ टाइम कंसीडर करना है। तो मुझे बताओ जो मेरा सेट ए है उसमें क्या है, 1 2 3 4 है ना, ये मेरे एलिमेंट्स हैं। तो मुझे बताओ यहाँ पर सिंपल मेरा n क्या होगा, अगर मैं फॉर्मूला वाइज सॉल्व करूं अभी इस क्वेश्चन को, तो मेरा n क्या होगा, देखो यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं, 4 हैं, है ना। और मुझे बताओ कि मुझे एट अ टाइम कितने एलिमेंट्स लेने हैं, 2 एलिमेंट्स लेने हैं। तो मेरा r जो हो गया वो क्या हो गया, 2 हो
हो गया। अब मैं अगर p ऑफ n कॉमा आर यानी मेरा परमिटेशन का फॉर्मूला लगाऊं तो n फैक्टोरियल होता है और इधर n माइनस आर फैक्टोरियल होता है। यहाँ पर n क्या है आपका 4 फैक्टोरियल है और n माइनस आर यानी कि 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल करेक्ट है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 3 इंटू मैं 2 पर जो है ना स्टॉप कर दूंगी क्योंकि नीचे ही 2 फैक्टोरियल के लिए 2 आ जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड 4 इंटू 3 यानी कि 12 आ जाएगा। तो बेसिकली 12 एलिमेंट्स आएंगे मेरे पास सेट में, जिसमें सिर्फ मैं 2 एलिमेंट्स लूंगी। अगर आप चाहो तो यहाँ पर पॉसिबल आउटकम्स भी बता सकते हो। वैसे तो परमिटेशन ही पूछा है लेकिन ये क्वेश्चन सिंपल है एंड इसके अंदर हम बता सकते हैं। तो जो पॉसिबल आउटकम्स है वो क्या होंगे मुझे बताओ। 1 को अगर हम पकड़े यहाँ पे तो क्या हो सकता है 1 कॉमा 2 होगा, ठीक है 1 2 होगा बेसिकली, 1 2 एक साथ आ जाएगा, फिर 1 3 आएगा, फिर 1 4 है ना, फिर उसके बाद 2 1 2 3 2 4 है ना, उसके बाद 3 1 3 2 3 4 है ना, उसके बाद आएगा आपका 4 1 4 2 4 3 है ना, ऐसे आ सकता है। लेकिन हाँ यहाँ पर अगर हम देखें अभी तो 3 6 9 10 11 12 करेक्ट है ना। तो सिंपल यही वाला जो है ना कंडीशन हमें अप्लाई करनी है एंड हमें जो है 12 आउटकम्स हमें यहाँ पर मिल गए, ठीक है। सो दैट वाज वेरी सिंपल, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो जस्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन क्या पूछा गया, हमें सिंपल दिमाग लगाना है इसके अंदर और कुछ भी नहीं करना है। नाउ लेट्स गो अहेड एंड सी कि क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पर ये देखो, अब जो है ना आप क्या करोगे, अब ये ऐसे जो क्वेश्चन है ना अब इसमें आप डायरेक्टली जो है दिमाग लगाओगे, आपको बिल्कुल भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। देखो इन हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स। तो मुझे बताओ, अब देखो मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ। अब आप जो है ना पहले क्या करना, आपको अगर क्वेश्चन है ना तो सिंपल आप पहले पेंसिल से ना साइड में कर लेना, ठीक है। मतलब जो अभी मैं यहाँ पर सिंपल सोल्यूशन बताऊंगी वो, तो जब आपका आंसर आ जाता है ना उसके बाद आप मेन आंसर शीट में जो है ना उसको फ्रेम करना स्टार्ट करना कि क्या है। पहले तो हमें ये डिजिट्स दिए हैं, ठीक है। जो डिजिट्स क्या है हमारे पास, देखो डिजिट्स हैं 2 4 6 8, ठीक है। हमें क्या बोला गया है, व्हेन रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर अलाउड, यानी कि रिपीटेशन अलाउड है। तो सिंपल क्वेश्चन है, हमें क्या बोला है 4 डिजिट नंबर हमें फ्रेम करना है। तो 4 डिजिट नंबर है तो ऐसे 4 जो है ना आप यहाँ पे बॉक्स बना लो, 4 बॉक्स आपने बना लिए, ठीक है। तो 4 डिजिट नंबर्स जो है हमें बनाने हैं। आप समझ सकते हो कि ये यूनिट्स प्लेस है, ये आपकी 100 प्लेस है, ये 10th प्लेस है, ये 100 प्लेस है और ये 1000 प्लेस है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम देखें सबसे पहला जो मेरा नंबर है, अब यहाँ पर कोई भी बोला नहीं है, कोई कंडीशन नहीं दी गई है, जस्ट हमें डिजिट्स दे दिया एंड उनको हमें यहाँ पर फ्रेम करना है गाइस। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, मुझे बताओ कि कितने डिजिट्स हैं यहाँ पर, 4 डिजिट्स हैं राइट। तो अगर मुझे यूनिट प्लेस पे कोई नंबर चाहिए तो मुझे 4 में से कितने पॉसिबल वेज हैं, तो डेफिनेटली 4 पॉसिबल वेज हैं, है ना। सिंपल 4 वेज से मैं यूनिट में मेरा नंबर आ सकता है, या तो 2 आएगा, या तो 4 आएगा, या 6 आएगा, या 8 आएगा, सही बात है ना। अब मुझे बोला गया है कि रिपीटेशन जो है वो अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड है। तो गाइस 10th प्लेस पे आने के लिए भी मुझे चारों में से चारों ही ऑप्शन है, क्योंकि मेरी रिपीटेशन जो है वो अलाउड है। अगर एक टाइम पे रिपीटेशन अलाउड नहीं होती तो यहाँ पर अगर 4 है ना, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर अलाउड नहीं है रिपीटेशन, तो मैं यहाँ पर अब 4 में से एक चला जाता, यहाँ पर कोई भी एक चला जाता, तो मैं यहाँ पर क्या लेती, 3 लेती। लेकिन इस केस में मुझे रिपीटेशन अलाउड है, तो मैं यहाँ पर भी 4 आएगा एंड 100 प्लेस पे भी मेरे पास ऑप्शन 4 का ही है एंड यहाँ पर भी ऑप्शन 4 का ही है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूंगी कि नंबर ऑफ डिजिट्स या फिर परमिटेशन ऑफ डिजिट, या फिर आप कह सकते हो नंबर ऑफ वेज, यानी कि नंबर ऑफ वेज 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है। 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, तो वो सिंपल आपका क्या आ जाएगा, कैन बी फॉर्म्ड इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, सिंपल, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है एंड डेफिनेटली आपको ऐसे जो क्वेश्चंस है ना वो अच्छे से करने आ जाएंगे। सो अभी क्या आया, नंबर ऑफ वेज 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 आया। सो लेट मी टेक माई कैलसी। सो यहाँ पर मेरे पास आंसर आ रहा है 256, ठीक है। सो 256 नंबर ऑफ वेज है हमारे पास, जिससे हम क्या कर सकते हैं, 256 हमारे पास जो है 4 डिजिट नंबर्स बन सकते हैं बाय यूजिंग दिस 2468 डिजिट्स, ठीक है। सिंपल था ना, बहुत ज़्यादा सिंपल था। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन। अब देखो ऐसा है ना कि आप जितने टाइप्स के क्वेश्चन करके जाओगे, जितने टाइप्स के क्वेश्चन आप जो खुद से सॉल्व करोगे ना, डेफिनेटली वो आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कोई फिक्स क्वेश्चन
नहीं होते हैं, जस्ट हमें अगर लॉजिक पता हो कि हाँ हमें अप्रोच कैसे करना है उनको, तो डेफिनेटली आपको सब चीज़ें अच्छे से जाएंगी। सो इसलिए मैं आपको जो है ना अलग अलग टाइप के जो है ना क्वेश्चंस मैं हर बार आपको कराऊंगी, तो डेफिनेटली आप जो है बहुत अच्छे से इसको कर सकते हो। सो चलो क्वेश्चन क्या है देखो, हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 3 डिस्टिंक्ट लेटर्स, 3 डिस्टिंक्ट लेटर का हमें जो है वर्ड्स बनाने हैं, वो कितने बन सकते हैं बाय यूजिंग दिस लेटर विच इज मस्त। ओके, मस्त लेटर से हम 3 डिजिट जो है ना लेटर्स हमें बना, सॉरी 3 डिस्टिंक्ट लेटर्स हमें बनाने हैं, तो हम कैसे बनाएंगे। तो देखो सबसे पहले आप लिख सकते हो कि लेटर मस्ट बी डिस्टिंक्ट और उसके पास क्या होने चाहिए, 3 लेटर्स होने चाहिए। ठीक है, तो मुझे बताओ यहाँ पर मेरे पास कितने लेटर्स हैं। यहाँ पे मस्त में देखो MAST, ठीक है, कितने लेटर्स आ गए मेरे पास, 4 लेटर्स आ गए, है ना, सिंपल है, 4 लेटर्स आ गए। अब सिंपल अगर मैं देखूँ तो बेसिकली मुझे बनाने हैं 3 लेटर्स, तो बेसिकली मेरा जो फर्स्ट लेटर होगा, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं लिखूं कि जो मेरा फर्स्ट लेटर होगा उसके पास कितने वेज होंगे। लेट से मैं यहाँ पर आपको बॉक्स बना के दिखाती हूँ, ये है मेरे पास 3 क्योंकि मुझे 3 लेटर्स का जो है वर्ड बनाना है बाय यूजिंग दिस। ठीक है, तो पहले वाले के लिए लेट से कोई भी आप फर्स्ट ले सकते हो, लेट से यहाँ पर है, तो अगर मैं देखूँ तो उसके पास कितने नंबर ऑफ वेज हैं, तो MAST तीनों भी अवेलेबल है, वो किसी को भी चूज कर लो यहाँ पे, तो बेसिकली यहाँ पर 4 वेज अवेलेबल है। तो अब यहाँ पर जो है ये यहाँ पर फुलफिल हो गया। अब मुझे नेक्स्ट लेटर जो चाहिए उसमें एक लेटर जो है वो तो अब चला गया, जो यहाँ पे यूज हो गया, तो कितने बचे, 3 बचे, तो यहाँ पर 3 नंबर ऑफ वेज हो गए, क्योंकि रिपीटेशन हम अलाउड नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट बचा उसके लिए कितनी पॉसिबिलिटीज बची, अब 2 यहाँ पर चले गए तो सिंपल 2 ही बचे, तो यहाँ पर ये हो गया। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो फर्स्ट लेटर के लिए कितने वेज हैं, तो 4 वेज हैं। ठीक है, आप ऐसे लिखोगे। ओके, फिर सेकेंड लेटर के लिए आपके पास कितने वेज है, देखो सेकेंड लेटर के लिए आपके पास है 3 वेज, है ना। वैसे ही थर्ड लेटर के लिए आपके पास कितने वेज हैं, 2 वेज हैं। क्लियर है ना। तो देखो ऐसे हमने जो है फ्रेम कर दिया। अब यहाँ पर आप लिख सकते हो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, ठीक है, ऑफ 3 डिस्टिंक्ट लेटर्स, तो वो कितना होगा, देखो बाय यूजिंग दिस MAST वर्ड इट इज 4 × 3 × 2, 4 × 3 × 2, तो 4 3 = 12 × 2 24, तो 24 जो है ना हम ऐसे वर्ड्स बना सकते हैं 3 डिस्टिंक्ट लेटर्स का यूज करके। वैसे भी देखो यहाँ पे जो डिस्टिंक्ट बोला है इसका यही मतलब है कि तीनों अलग ही लेने हैं हमें, तो डेफिनेटली ये जो है आपका इसका सोल्यूशन हो गया। अब आपको क्या करना है, हमेशा याद रखना है कि ऐसे क्वेश्चंस में हम जो है ऐसे इसको अप्रोच करेंगे, एंड डेफिनेटली आप इसके अंदर और भी कुछ एक्स्ट्रा जो है ना ऐड कर सकते हो। क्योंकि हमें क्या करना है, सिंपल हमें अपने जो क्वेश्चन है, देखो क्योंकि ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन सब है 5 6 4 मार्क्स के आते हैं, तो उनको हमें जो है ना उतना, सपोज आप आधा पेज भी लिख रहे हो, ठीक है, आप उसको 1 पेज तक खींचने की कोशिश करो, क्योंकि हमें जो है लॉजिक भी बताना है उसका। तो सिंपल आपको अपने मतलब अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप उतना लिख सकते हो। क्लियर है ना। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं फॉर 5 और 6 मार्क्स, एंड डेफिनेटली ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए रखा है क्योंकि इस एक क्वेश्चन से आपको पूरा का पूरा परम्यूटेशन जो है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा। तो चलो थोड़ा इस पे ध्यान देना, एंड थोड़ा सा अगर हार्ड लगे तो कुछ भी नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा सिंपल है ये। ओके, यहाँ पर हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग दिस डिजिट्स। अब हमें क्या दिए हैं, ये डिजिट्स दिए हैं, क्या है 2 3 4 5 7 9, ये डिजिट्स दिए हैं। हमें 3 डिजिट नंबर को फ्रेम करना है, तो सबसे पहले 3 डिजिट नंबर को मुझे फ्रेम करना है। तो मैं पहले क्या कर रही हूँ, मैं पहले उसी को बना लेती हूँ। देखो अब यहाँ पर क्या बोला है, इफ द रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, यानी रिपीटेशन अलाउड नहीं है। यहाँ पर हमें सक्सेसफुली जो है बता दिया है इस वक्त की रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो चलो मेरे पास क्या है, मेरे पास डिजिट्स देखो 2, 3, 4, 5, 7, 9, ठीक है। तो ये मेरे पास डिजिट्स हैं, और मुझे कितने डिजिट्स का बनाना है, 3 डिजिट्स का बनाना है। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर 3 बॉक्सेस बना लूँ, हमेशा ये बॉक्सेस से ना आप परम्यूटेशन सॉल्व करना, तो 3 बॉक्सेस मैंने बना लिए, रिपीटेशन जो है वो अलाउड नहीं है। तो ठीक है, अब क्या करना है, मेरे पास जो है ना सपोज 3 मेरे पास जो है, मेरे पास ये स्पेसेस मैंने बना ली क्योंकि मुझे 3 डिजिट का जो है ना नंबर बनाना है। अब देखो ये डिजिट्स है मेरे पास, तो देखो 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं। तो मेरा जो फर्स्ट पोजीशन है, या ये समझ लो या ये समझ लो, जो भी फर्स्ट पोजीशन है उसके अंदर पॉसिबल नंबर ऑफ वेज कितनी होंगी, जितने नंबर ऑफ डिजिट्स मेरे पास प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी हो सकता है ना, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर वेज कितनी हो गई, मेरे पास 6 वेज हो गई, जिससे मैं इसको कर सकती हूँ, है ना।
अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसका मतलब जो यहाँ पे यूज हो गया, अब बस 6 में से मेरे पास कितने नंबर्स बचे, 5 नंबर बचे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 4, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ कि टोटल नंबर ऑफ वेज जिससे मैं 3 डिजिट नंबर्स को फॉर्म कर सकती हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख दूँ टोटल नंबर ऑफ वेज, ठीक है, जिससे मैं 3 डिजिट नंबर जो है वो बना सकती हूँ, वो होगा मेरा 4 × 5 × 6। समझ में आ रहा है? तो ये आपके पास आ जाएगा 120, ठीक है। तो 120 वेज से मैं क्या कर सकती हूँ, सिंपल टोटल नंबर ऑफ वेज जिससे मैं 3 डिजिट नंबर इन नंबर्स को यूज करके बना सकती हूँ। अब आ जाते हैं उस क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ दीज नंबर्स आर लेस देन 400, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूं फर्स्ट वाला, लेस देन 400 होने चाहिए, ठीक है, लेस देन 400 हमें ऐसे नंबर्स को बनाना है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर हमारे जो डिजिट्स हैं वो क्या है, 2 3 4 5 6 7 है, 4 डिजिट से लेस होने चाहिए, ठीक है, लेस देन 400। तो मुझे ये बताओ कि अगर मेरा 3 डिजिट नंबर है, सो लेट से मेरे पास जो 3 डिजिट नंबर है वो है 350, जो कि है लेस देन, है ना, 400। तो मैं क्या लॉजिक लगा सकती हूँ इसके अंदर, यहाँ पर पहले तो मेरे पास होंगे मेरे 3 बॉक्सेस, है ना। तो मैं ये लॉजिक लगा सकती हूँ कि यहाँ पर जो नंबर है वो हमेशा क्या होना चाहिए, वो हमेशा लेस देन 4 होना चाहिए, है ना। लेस देन 4 होगा तभी जाके ये पूरा का पूरा नंबर, आगे ये कोई भी नंबर हो, है ना, आगे कोई भी नंबर हो मैटर नहीं करता, लेकिन जो फर्स्ट नंबर है वो 4 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मेरे पास 4 से कम होना चाहिए, 4 भी हुआ तो नहीं, लेस देन 400 बोला है ना। तो मैं सिंपल, मेरे पास कौन से 2 नंबर्स हैं जो 4 से छोटे हैं, 2 है और 3 है, तो सिंपल यहाँ पर 2 और 3 है ना, तो मेरे पास कितने नंबर ऑफ वेज हो गए यहाँ पे, सो 2 नंबर ऑफ वेज हो गए, जिसमें मैं सिंपल ये वाला जो कॉलम है इसमें अपने नंबर्स डाल सकती हूँ। उसके बाद रिपीटेशन गाइज अलाउड नहीं है, तो इन दोनों में से एक नंबर जो है वो यहाँ पे चूज हो गया। तो जैसे कि ये टोटल 6 है, तो 6 में से अब कितने बचे, 5 बचे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 5 में से एक, अब यहाँ पर 2 यूज हो चुके हैं, तो 5 में से अब कितने बचे, सिंपल 4 बचे, है ना। तो दैट वाज द थिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड, ओके। तो अब यहाँ पर अगर देखें तो टोटल नंबर ऑफ, या फिर ऐसे कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स दैट आर लेस देन 400 विच कैन बी मेड बाय यूजिंग दीज डिजिट्स, हम लिख सकते हैं कितने होंगे वो, 2 × 5 × 4 होंगे। तो बेसिकली कितने हो गए, 40 हो गए, ठीक है। तो ये पहले का जो है आपका आंसर यहाँ पे आ गया। आई होप आई एम मेकिंग दिस थिंग वेरी क्लियर। जस्ट आपने जो है ना थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करो, थोड़ा सा लॉजिक बनाओ ना, मैंने जितना बताया आप उतना समझ लो, तो बहुत अच्छे से आपको ये आ जाएगा। नाउ आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, हाउ मेनी आर इवन। तो अगर मुझे इनमें से मुझे डिजिट्स बनाना है, लेट से 120 मेरे पास टोटल डिजिट्स है ना, तो उसमें से कितने इवन होंगे, अगर मुझे ये बताना है कि कितने इवन होंगे, तो देखो सबसे पहले तो मैं इसके अंदर क्या लॉजिक लगा सकती हूँ, है ना। पहले तो मुझे पता है कि मेरे पास 3 डिजिट नंबर होगा, है ना। अब अगर मुझे इवन चाहिए, मुझे क्या चाहिए, इवन चाहिए, तो मुझे बताओ इवन नंबर्स क्या होते हैं, 2 4 6 8 10, राइट। तो मेरे पास मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरा जो लास्ट नंबर होगा वो ही हमेशा मुझे इवन चाहिए, तभी जाके मेरा पूरा नंबर इवन कहलाएगा, है ना। पूरा नंबर तो वो पूरा किस पे डिपेंड है, लास्ट वाले पे डिपेंड है। तो उसके लिए मैं देखूंगी कि मेरे पास कितने इवन नंबर्स हैं। तो पहले देखो 2 4, बस ये 2 और 4 ही है जो मेरे पास इवन है। तो बेसिकली लास्ट वाले कॉलम में सिर्फ 2 ही नंबर ऑफ वेज है, या तो 2 या तो 4, तभी जाके ये इवन होगा। बाकी यहाँ पर मैं कितने भी ऐड, मतलब कोई भी ऐड कर सकती हूँ जो यहाँ पे प्रेजेंट है ना, चाहे वो इवन हो चाहे वो ऑड हो। तो बेसिकली अब एक तो यहाँ पे यूज हो गया, है ना, एक यहाँ पे यूज हो गया। तो यहाँ पर कितने बचे, ये टोटल 6 थे, तो यहाँ पर कितने बचे हमारे पास, 5 बचे। यहाँ पर कितने बचे हमारे पास, 4 बचे, है ना, क्योंकि एक वापस से कम हो गया। तो सिंपली यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो आपको सिंपल इतना नहीं लिखना है, आपको फुल आपको सेंटेंसेस फ्रेम करके लिखना है। मैं जस्ट आपको अप्रोच बता रही हूँ, सोल्यूशन बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा आपका 4 × 5 × 2, यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ पे, सिंपल 40 नंबर्स आएंगे जो कि आपके इवन होंगे, ठीक है, जो कि आपके इवन होंगे। सिंपल ना। अब थर्ड आ जाओ, थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो हाउ मेनी आर मल्टीपल ऑफ 5। अब इसके अंदर भी सेम दिमाग आपको क्या लगाना है, मल्टीपल ऑफ 5 होगा, इसका मतलब कि जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए, क्योंकि यही होगा तभी जाके वो मल्टीपल ऑफ 5 होगा। ये बात सही है। अब यहाँ पर देखो तो
जीरो तो है ही नहीं, सिंपल बस 5 ही है जो कि है, तो सिंपल यहाँ पर क्या आना चाहिए आपका, एक ही आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक ही नंबर है, दैट इज 5। ठीक है, यहाँ पर 5 मत लिख देना, ये चीज में बिल्कुल कंफ्यूज मत करना। 5 तो नंबर है हमारा, यहाँ पर हम नंबर ऑफ वेज लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? नंबर ऑफ वेज लिख रहे हैं। तो 5 एक ही है ना, तो यहाँ पर सिंपल एक ही आएगा। अगर 0 भी होता तो मैं यहाँ पे 2 लिखती, 2 लिखती। ठीक है, अब 5 को अगर मैंने यहाँ पर ले लिया तो यहाँ पर कितने बचेंगे बताओ? यहाँ पर 6 में से 5 बचेंगे, और जब दो नंबर्स यहाँ पे यूज हो गए तो हमारे पास 6 में से कितने बच जाएंगे? 4 बच जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आएगा? 4 इंटू 5 इंटू 1, बेसिकली 20 नंबर्स आएंगे जो कि 5 से डिवाइड हो रहे होंगे। है ना, सिंपल है ना। अब आपको जो है ना थोड़ी सी कॉन्फिडेंस आता होगा कि हाँ अब आई कैन डू दिस। ठीक है, नाउ फोर्थ अगर मैं बात करूं, फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी आर ऑड। तो जैसे इवन के लिए किया हमने, यहाँ पे वैसे ही ऑड के लिए करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने पहले बना लिए बॉक्सेस। ठीक है, आप सिंपल ये बॉक्सेस का यूज करके कर सकते हो। ये सब बिल्कुल मत सोचना कि मैंने फॉर्मूला यूज नहीं किया, मैंने ये सब नहीं किया तो मुझे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये भी एक वे है टू सॉल्व द परमिटेशन क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में हमें ऑड बोला है, तो जाहिर सी बात है जो लास्ट नंबर होगा वो ऑड होगा, तो मेरा पूरा नंबर ऑड होगा। तो मेरे पास कितने ऑड नंबर्स हैं? देखो 3 है, 5 है, 7 है और 9 है, इसका मतलब 4 है। तो मेरे पास यहाँ पे 4 वेज हो गए जिससे मैं लास्ट नंबर जो है मेरा ऑड कर सकती हूँ। बाकी मैं कितने भी नंबर यहाँ पे कोई भी ले सकती हूँ, इवन और ऑड। तो बेसिकली एक तो यहाँ पे यूज हो जाएगा, है ना, एक यहाँ पर यूज हो जाएगा। तो कितने बचेंगे मेरे पास? 6 में से बचेंगे 5 और यहाँ पर बचेंगे 4। सिंपल ना। तो बेसिकली 6 में से यहाँ पर 5 और 4, सिंपल। तो 4 यहाँ पर यूज हो गए डेफिनेटली, एंड यहाँ पर आपका आ जाएगा ये। ओके, यस, एक यहाँ पर जो है यूज हो जाएगा, तो डेफिनेटली 2 बचेंगे। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा आपका? 4 इंटू 5 इंटू 4 आएगा। तो बेसिकली आई थिंक 80 आंसर आएगा इसका। फिर भी मैं करके देख लेती हूँ। 4 इंटू 5 इंटू 4, यस 80 आंसर आ रहा है, करेक्ट। ठीक है, चलो अब फिफ्थ क्वेश्चन देख लो, हाउ मेनी आर मल्टीपल ऑफ 10। ठीक है, हाउ मेनी आर मल्टीपल ऑफ 10। तो मल्टीपल ऑफ 10 के लिए अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर्स बना लूँ हमारे, और मल्टीपल ऑफ 10 कब होगा बताओ? जब मेरा लास्ट जो डिजिट है वो 0 होगा। तो मुझे बताओ मेरे डिजिट्स में कहीं पर भी 0 प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है। इसका मतलब मैं यहाँ पे सिंपल अपना एक्सप्लेनेशन लिख सकती हूँ कि नो डिजिट इज 0। ठीक है, नो डिजिट इज 0। सो मैं क्या बोल सकती हूँ? देयरफॉर नो नंबर्स कैन बी मेड एज मल्टीपल ऑफ 10। सिंपल है ना। तो देखो लॉजिक जो है ना उसको समझने की कोशिश करो। कुछ कैलकुलेशंस मेरी गलत हो सकती हैं, लेकिन फॉर द सेक आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू। तो प्लीज एक्सप्लेनेशन पे जो है ना ज्यादा फोकस करना। तो मैं जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आपने अगर वो समझा होगा तो देखो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं आपको जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस आप ऐसे कर सकते हो। अदरवाइज इनमें से 1-2 क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो मैंने आपको मोस्ट ऑफ द कंटेंट जो है वो यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है परम्यूटेशन का। ठीक है, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो ये है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ दिस। तो बेसिकली 1 2 3 से 9 तक हमारे पास नंबर्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मेरे पास इतने डिजिट्स हैं। मुझे बोला है कि कितने 4 डिजिट नंबर्स जो हैं वो बन सकते हैं। ठीक है, ओके। अगर रिपीटेशन जो है वो परमिटेड है, यानी कि रिपीटेशन करना जो है वो अलाउड है, तो देखो ये आप दोनों भी वेज से कर सकते हो। यानी कि सिंपल अगर आप ऐसे देखो, पहले चलो हम नॉर्मल वे देखते हैं। जैसे कि हमारे पास 4 स्क्वायर्स हम बना लेते हैं क्योंकि 4 डिजिट नंबर जो है हमें चाहिए, और नो रिपीटेशन इज परमिटेड, यानी कि ओके नो रिपीटेशन इज परमिटेड मतलब कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ओके ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर कितने टोटल डिजिट्स हैं हमारे पास? 9 डिजिट्स हैं। तो मेरा जो फर्स्ट नंबर होगा उसमें कितने पॉसिबल होंगे? मेरे नंबर ऑफ वेज 9 होंगे। अब रिपीटेशन परमिटेड नहीं है, तो 9 में से 1 यहाँ पर यूज हो गया, तो कितने बचे? अब यहाँ पे 8 बचे। अब 2 यहाँ पे यूज हो गए, कितने बचे? 7 बचे। फिर कितने बचे? 6 बचे। तो बेसिकली यहाँ पर फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा? 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 हो जाएगा, जो कि आपका देखो मैं करके देखती हूँ यहाँ पर 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9, तो बेसिकली आपको आ जाएगा 3024। ठीक है, 3024 आ जाएगा। देखो अगर आप इसी को फॉर्मूले से भी करते हो तो सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि आपको परमिटेशन निकालना है ना। तो यहाँ पर n क्या है, यानी टोटल डिजिट्स कितने हैं आपके? 9 है। ठीक है, परमिटेशन आप निकाल रहे हो और कितने डिजिट का आपको फॉर्म करना है? 4। तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो सिंपल इधर क्या करोगे आप? 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 4 फैक्टोरियल, है ना, ये करोगे। तो बेसिकली यहाँ पर आ जाएगा 9 फैक्टोरियल और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 फैक्टोरियल। तो बेसिकली 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5
5 तक हम जाएंगे एंड नीचे 5 आ जाएगा तो 5 5 कैंसिल, तो बेसिकली वही आ गया ना 9876 9876। तो आप ऐसे करो या ऐसे करो, आपका आंसर सेम आने वाला है ना मेरी बात सही। तो बस ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड देखो, हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी ग्रेटर देन 3000। देखो सेकंड लॉजिक लगाओ, थोड़ा सा बस लॉजिक लगाओ, ग्रेटर देन 3000 बोला है, ठीक है, ग्रेटर देन 3000। तो ग्रेटर देन 3000 कब होगा, जब अगर मैं ऐसा बोलूँ ग्रेटर देन 3000 चाहिए, तो अगर 3010 है वो भी ग्रेटर ही है ना। इसका मतलब कि जो मेरा 4 डिजिट नंबर आने वाला है उसमें सारे जो फर्स्ट मेरा यहाँ पे डिजिट होगा वो मेरा 3 भी हो सकता है, लेकिन 3 के आगे ही होना चाहिए। यानी कि अगर 2101 हो गया तो 2 जो है वो मेरा नहीं होगा 3000 से बड़ा। तो मतलब 3 से छोटे जो नंबर्स हैं मुझे उन्हें इग्नोर करना है। तो बच्चे कितने, 1 2 3 4 5 6 7, इनमें से जितने भी नंबर्स हो, लेट से 7 आ गए यहाँ पे, वो मेरे यहाँ पर होंगे तो डेफिनेटली 3000 से ग्रेटर होगा। तो यहाँ पर कितने बचे, 7। अब टोटल कितने थे मेरे पास, 9 थे। अब यहाँ पर कितने भी हो, कोई भी हो चलेगा। तो यहाँ पर 9 थे मेरे टोटल, तो एक यहाँ पर चला गया है ना। तो यहाँ पर कितने बचे, 8 बचे। एक यहाँ पर 8, अब 8 में से यहाँ पर अब देखो ये 2 चले गए सपोज, तो कितने बचे यहाँ पे, 7 बचा, फिर 6 बचा। तो बेसिकली यहाँ पर कितने बचे मेरे पास, 7 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। ठीक है, मैं इसको करके देखती हूँ, 7 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। तो मेरे पास आंसर आ रहा है 2352। 2352 नंबर्स मेरे पास आएंगे, मतलब पॉसिबल नंबर्स जो कि ग्रेटर देन 3000 में फ्रेम कर सकती हूँ। आई होप आपको लॉजिक जो है अब तक बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। एंड नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स मैं ले रही हूँ, मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स इस वीडियो में ले सकूँ, इसलिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लाई हूँ। तो डेफिनेटली आपको जो है ना बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी एग्जाम्स में। तो चलो देखते हैं यहाँ पर। अब देखो नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं, ठीक है। क्या है, परम्यूटेशन विथ रिपीटेशन वाले क्वेश्चंस, जिसमें आपको मतलब बहुत ज्यादा सिंपल है। ये तो आपको सिंपल लगेंगे, ज्यादा लॉजिक भी इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। देखो द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स हमें गिवन होता है, तो जहाँ पे p1 ऑब्जेक्ट आर ऑफ 1 टाइप, p2 ऑब्जेक्ट आर ऑफ सेकंड, p3 ऑफ थर्ड। सो p के ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं, k टाइप के। तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला है ये हमें यूज करना है गाइस। देखो मैं आपको बहुत इजीली एक्सप्लेन करती हूँ। आपको एक वर्ड गिवन होगा, लेट से ये इंजीनियरिंग आपको वर्ड गिवन है, आपको पूछा जाएगा फाइंड द नंबर आएगा यहाँ पे, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन विच कैन बी मेड विद द लेटर्स ऑफ दिस वर्ड। यानी कि हमें परम्यूटेशन निकालनी है कि ये मतलब ये जो वर्ड है इसको यूज करके मैं कितने वर्ड्स बना सकती हूँ, ठीक है। इन लेटर्स को जंबल कर करके मैं कितने लेटर या फिर वर्ड्स जो है वो बना सकती हूँ। तो बहुत बड़े वर्ड्स होंगे क्योंकि ये बहुत सारे नंबर्स हैं। तो देखो कितने ज्यादा सिंपली मैं इसका आंसर जो है वो फाइंड आउट करूंगी। अब इसके लिए आपको जो है ना अच्छे से पूरा सीरीज वाइज लिखना है। कैसे लिखोगे आप, देखो यहाँ पर आप लिखोगे पहले तो देयर आर हाउ मेनी टोटल लेटर्स, ठीक है। तो देयर आर टोटल कितने लेटर्स हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो बेसिकली देयर आर टोटल 11 लेटर्स, है ना। देयर आर टोटल 11 लेटर्स कौन से वर्ड के अंदर, इंजीनियरिंग वर्ड के अंदर, इंजीनियरिंग। ओके तो बेसिकली ये हमने लिख लिया, हमें एक जो चीज़ है वो मिल गई, दैट इज 11। ओके अब हमें क्या करना है, अब हमें एक एक लेटर को ढूंढना है वो कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है। सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। चलो ई से स्टार्ट करते हैं। ई अपियर्स, ई अपियर्स कितने टाइम अपियर कर रहा है, देखो 1 2 3, 3 टाइम्स अपियर कर रहा है। उसके बाद एन देखो, तो एन अपियर्स कितने टाइम अपियर कर रहा है, एन 1 2 और 3। तो बेसिकली ये भी 3 हो गया। उसके बाद क्या है हमारे पास, जी है। तो जी अपियर्स, यहाँ पर अगर देखो है जी कितने बार हो रहा है, तो मेरा 1 और 2 टाइम्स हो रहा है। उसके बाद आई देखें तो आई अपियर्स कितने टाइम अपियर कर रहा है, आई 1 2 टाइम्स अपियर कर रहा है ना। उसके बाद एन हमने देख लिया, ई भी हमने देख लिया, आर बचा। तो आर अपियर्स हाउ मेनी टाइम्स, अब ये 1 टाइम अपियर कर रहा है, लिखो तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आर हमने देख लिया, आई भी देख लिया, एन भी देख लिया और जी भी देख लिया। तो बेसिकली अब इनको आपको प्लस करके देखना है, ये हैबिट बना लो, वरना हम एक हाथ जो है भूल जाएंगे एंड हमारा सम पूरा रॉन्ग हो जाएगा। तो 3 + 3 6 + 2 8 + 2 10 और ये 1 11। तो 11 हमारे टोटल लेटर्स हो गए, मतलब हमारा बस इतने ही आएंगे। तो सिंपल अब आप इसके लिए क्या करोगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स,
क्या आएंगे देखो, आपका जो फॉर्मूला है वो आप पहले लिख दोगे, दैट इज ये वाला n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल सॉरी p1 फैक्टोरियल p2 फैक्टोरियल डॉट 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 pk फैक्टोरियल। तो बेसिकली यहाँ पर देखो n क्या है आपका, ये है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका टोटल दैट इज 11 फैक्टोरियल। बस अब ये जो है ना जस्ट आपको इसको एज इट इज यहाँ पर लिख देना है बस फैक्टोरियल के साथ। तो यहाँ पे देखो 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। सिंपल ना, जस्ट आपको इतना करना है एंड अब बस इसको क्या कर लो, आप कैल्सी में डाल लो या फिर आप मैनुअली भी कर सकते हो, काफ़ी चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं, लेकिन कैल्सी से करो इट इज़ बेटर। तो बेसिकली आप यहाँ पर कैसे करोगे ना, देखो यहाँ पे 11 आप जो है ना पुट करना, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, 11 आप पुट करोगे, उसके बाद अगर आपका ये कैल्सी है तो ठीक है, अदरवाइज कैटलॉग में जाके प्रोबेबिलिटी ऑप्शन आता है और फैक्टोरियल आता है, तो सिंपल यहाँ पे फैक्टोरियल आ गया। अब मैं आ जाऊंगी डिवाइड में, मेरे पास क्या है 3, तो सिंपल यही मैं प्रोसीजर फॉलो करूंगी, मेरा फैक्टोरियल आ जाएगा। अदरवाइज हो सकता है आपके कैल्सी में डायरेक्टली बटन ही हो आपके फैक्टोरियल के लिए, ठीक है। सिंपल यहाँ पर आ जाएंगे एंड बेसिकली यहाँ पर मैं 3 लिखूंगी कैटलॉग में प्रोबेबिलिटी और फैक्टोरियल, इंटू 2 लिखूंगी कैटलॉग प्रोबेबिलिटी फैक्टोरियल, अगेन मैं 2 लिखूंगी, है ना, कैटलॉग प्रोबेबिलिटी फैक्टोरियल। अब 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, उसका 1 ही होता है। तो इसका आंसर अगर मैं देखूँ तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, देखो 2,77,200 जो वर्ड्स है मैं बना सकती हूँ बाय जस्ट जम्बलिंग दिस वर्ड, है ना, इसके लेटर्स इधर उधर करके। तो ये जो है मेरा परम्यूटेशन आ गया। सो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन गाइस, एंड ऐसे क्वेश्चंस आपको आते हैं। तो चलो और प्रैक्टिस करते हैं एंड मैं आपको होमवर्क भी दे दूंगी, बाकी इसमें का एक ही करते हैं, ये आपके जो है ना PYQs हैं। आप अगर पेपर में देखोगे तो असैसिनेशन, मिसिसिपी इंडिपेंडेंस, ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो चलो देख लेते हैं। असैसिनेशन अगर मैं देखूं, मैं एक करके दिखाती हूँ, आप 2 जो है कर लेना, क्योंकि सिंपल है, वही प्रोसीजर फॉलो करना है। तो क्या है आपका क्वेश्चन, देखो वर्ड असैसिनेशन, ठीक है, पहले तो वर्ड ही ठीक से लिखना, अदरवाइज स्टार्ट में ही गलती कर दोगे तो क्या फायदा। तो पहले तो हमें निकालना होगा क्या, टोटल लेटर्स को। तो मुझे बताओ टोटल लेटर्स कितने हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लेटर्स हैं, ठीक है। नाउ अब सिंपल मेरा जो है, मैं ए से स्टार्ट करूंगी, तो ए अपीयर्स, ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या, ए अपीयर्स कितने बार, 1 2 3 टाइम्स, ठीक है, तो 3 टाइम्स हो गया। उसके बाद एस के लिए आ जाते हैं, तो एस अपीयर्स हाउ मेनी टाइम्स, एस अपीयर्स 1 2 3 4, बस 4 टाइम्स, है ना। उसके बाद ए हो गया। अब आई पे आ जाते हैं, तो ए आई अपीयर्स, यहाँ पर आई अपीयर्स हाउ मेनी टाइम्स, 1 2 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद एन है, तो एन 1 2 टाइम्स, तो एन कितने बार आ गया, 2 टाइम्स आ गया। उसके बाद टी देखें तो टी 1 टाइम आ गया। वैसे इनका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप लिख दो कि हाँ ये भी जो है 1 टाइम्स अपीयर हुआ है। ओके, तो सिंपल मुझे बताओ यहाँ पर जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आएंगे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स वो कितने आ रहे होंगे। देखो सिंपल ऊपर जो है पहले तो फॉर्मूला ही लिख दोगे, n फैक्टोरियल p1 फैक्टोरियल p2 फैक्टोरियल डॉट 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 pk फैक्टोरियल, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, n कितना है मेरे पास, 13 फैक्टोरियल है। उसके बाद p1 p2 p3 के लिए सिंपल यही उठाओ, 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, फिर 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। ये जब आप कैलकुलेट करोगे गाइस तो आपको मिलने वाला है 108108000, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा इतना बड़े सारा नंबर। तो बेसिकली इतने अरेंजमेंट हम कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली अब आप किसके लिए करोगे, अभी आप स्टॉप करके इंडिपेंडेंस के लिए और मिसिसिपी के लिए भी कर सकते हो, ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो। ओके चलो अब आके बढ़ते हैं। ये देखो ये टाइप का भी क्वेश्चन आपको आता है। देखो आपको क्या बोला गया है, देखो फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ वर्ड्स 11, यानी कि आपको एक वर्ड दिया है जो कि है 11, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 11, है ना। आपको क्या बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज परम्यूटेशन दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दिस लेटर। तो अगर मैं बात करूँ सिंपल परम्यूटेशन मुझे फाइंड आउट करना है, तो ठीक है, अभी देखो हाउ मेनी ऑफ देम बिगिन्स एंड एंड्स विथ ई, है ना, यानी कि बिगिन्स एंड एंड्स विथ ई, इसका मतलब कि मैं कितने नंबर्स ऐसे बना सकती हूँ जो कि सिंपली मैं ई को जो है ना दोनों भी साइड में रखूँ। मेरे पास देखो 3 ईज हैं, तो बिगिनिंग में एक ई होना चाहिए और एंडिंग में एक ई होना चाहिए, है ना। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ। तो बेसिकली हमें ये करना है। तो अगर मैं देखो हमें बोला है फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ वर्ड्स 11। तो अगर मैं बात करूँ तो देखो मेरा ई जो है सिंपल, मैं पहले परम्यूटेशन निकाल लेती हूँ टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स की। तो मेरे पास टोटल कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो अभी हमने जैसे ऊपर किया तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो टोटल लेटर्स हैं वो कितने हैं, टोटल लेटर्स है मेरे पास 6,
है ना। उसके बाद अब मैं छोटा छोटा यहाँ पे लिखती हूँ। पहले तो ई जो है वो मेरा कितने टाइम्स अपीयर कर रहा है, 3 टाइम्स। एल 1 टाइम्स कर रहा है, छोड़ दो। वी 1 टाइम्स, एन भी 1 टाइम्स। तो ठीक है, बाकी सब 1 टाइम्स है। तो अगर मैं देखूँ कि मेरे पास कितना परम्यूटेशन आएगा, तो ऊपर सेम वाला फॉर्मूला अगर मैं लगा के देखूँ तो मेरे पास आएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, जो कि अगर मैं यहाँ पर करूँ तो 6 × 5 × 4 आएगा, और इंटू 3 तो ये नीचे जाके 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 5 ज़ा 30, 30 4 ज़ा 120 मेरे पास आ जाएंगे, जो कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होंगे। तो ये तो मैंने टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकाल लिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ऑफ देम बिगिंस एंड एंड्स विथ ई। तो मेरा जो है ना क्या होना चाहिए, देखो मैं क्या करती हूँ, ऐसा कर लेती हूँ, यहाँ पर ई है और यहाँ पर भी ई है, यानी कि बिगनिंग के अंदर यहाँ पर देखो बिगनिंग में और एंड में ई होना चाहिए। तो बीच में जो है ना, मैं जैसे मेरे क्या बचे बीच में, लेट से मैंने इस ई को साइड में डाल दिया तो एल ई और क्या बचा, एन, है ना। सिंपल यहाँ पर क्या बचा, एल ई वी भी बचा और एन बचा, है ना। तो मैंने क्या कर लिया, थोड़ा सा ऐसा अरेंज कर लिया कि बिगनिंग में भी मेरा ई है और एंडिंग में भी मेरा ई है। ठीक है, तो मेरे पास बताओ, मुझे क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी ऑफ देम कैन बी जनरेटेड, या बेसिकली कितने नंबर ऑफ हम वर्ड्स ऐसे बना सकते हैं। तो देखो ये दोनों तो फिक्स हैं, तो इनका कोई मतलब नहीं है। बचा क्या बीच में, ये 4, है ना। तो मुझे बताओ यहाँ पर कि टोटल लेटर्स जो है मेरे ई के बिटवीन के अंदर, ठीक है, बेसिकली ऐसे लिख सकते हो आपकी टोटल लेटर्स बिटवीन ईज कितने हैं, 4 है ना, 4 है। सिंपल। अब देखो यहाँ पर ई की बात करें तो टोटल ई कितने, फर्स्ट यहाँ पर स्टार्ट में और एंड में, तो बेसिकली ई जो है वो मेरा अपीयर कर रहा है एट स्टार्ट एंड एट एंड। तो कितने बार अपीयर कर रहा है मेरा ई, 2 बार अपीयर कर रहा है ना, रिपीटेशन। तो सिंपल मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि जो टोटल अरेंजमेंट आएंगे, टोटल अरेंजमेंट जो कि इन बिटवीन लेटर्स के आएंगे, ठीक है, जो बिटवीन लेटर्स है ना, इनका ही अरेंजमेंट चेंज होगा बेसिकली। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंपल 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 × 3 × 2, नीचे 2 आ जाएगा तो 2 2 ये कैंसिल। तो बेसिकली 4 × 3 क्या आ गया मेरे पास, 12 आ गया। तो 4 × 3 12 आ गया बेसिकली, यस, बट वेट 12 है। एंड यहाँ पर जो है मेरे पास नंबर ऑफ वेज, लेकिन बिटवीन तो 2 आइटम्स है, 2 टाइम्स प्रेजेंट है, राइट। तो बेसिकली मैं 12 को अगेन 2 टाइम्स जो है मल्टीप्लाई करूंगी, तो 24 लेटर जो है मेरे बीच में आने चाहिए। देखो ये क्या हुआ ना, सिंपल देखो एल ई वी एन प्रेजेंट है मेरे पास, ठीक है, एल ई वी एन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो मेरे पास टोटल लेटर्स हैं वो कितने हैं, बीच में ई है, सॉरी 4 हैं, ठीक है, 4 लेटर्स है मेरे पास। और जो मेरा ई है वो 2 टाइम्स अपीयर कर रहा है, तो बेसिकली उसके वजह से मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया, 2 फैक्टोरियल लिख लिया। लेकिन हाँ, मेरे पास जो ई प्रेजेंट है, ठीक है, ई प्रेजेंट है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ना, तो उसको मुझे मल्टीप्लाई भी करना होगा। अदरवाइज आप सिंपल क्या रख सकते हो, देखो सिंपल आप इतना रख सकते हो, 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, यानी कि आप कुछ मत करो, मैं क्या करती हूँ और सिंपल वे आपको बताती हूँ। ये आप मत कंसीडर करो, क्योंकि हमें पता है ये क्या है, ये आपके प्रेजेंट है ना, ये सेम प्रेजेंट है, इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है कि हाँ ये है कि नहीं। तो बेसिकली आप ऐसा समझो कि आपको इन 4 लेटर्स को ही अरेंज करना है, इन ई से कोई मतलब ही मत रखो। तो सिंपल आपका क्या आ जाएंगे अरेंजमेंट, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रिपीट नहीं कर रहा है, तो मतलब ये चारों के चारों आप ऐसे कर समझ सकते हो कि चारों के चारों एक एक बार जो है ना प्रेजेंट है। तो टोटल कितने आ गए आपके पास, 4 आ गए, है ना। तो अगर सिंपल ऊपर वाले ही कंडीशन हम फॉलो करें तो 4 फैक्टोरियल, और नीचे सब एक एक बार प्रेजेंट है, तो 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। तो बेसिकली 4 फैक्टोरियल ही आपका आंसर होगा, और वो होगा कितना, 4 × 3 × 2 × 1, तो वो हो जाएगा 4 3 = 12 2 = 24। सिंपल ना। तो ये जो है ये इसको थोड़ा सा छोड़ दो, क्योंकि ये जो है कंफ्यूज कर देगा आपको। तो बेसिकली हमने जैसे ऊपर सॉल्व किया था ना, यहाँ पर ऊपर वाले क्वेश्चंस में, तो वैसे ही आपको सॉल्व करना है। टोटल कितने एलिमेंट्स बचे हैं आपके बीच में, उनको आपने ऊपर रख लिया, और बाकी सबका हमने निकाल लिया कितने बार ये अपीयर कर रहे हैं, तो सब 1 टाइम्स अपीयर कर रहे हैं, तो 4 फैक्टोरियल। तो ये किसका था, आपका फर्स्ट का आंसर हुआ। एंड चलो सेकेंड का देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ऑफ देम बिगिन्स विथ ई एंड एंड्स विथ एन। ठीक है, हमारे पास क्या है, ई होना चाहिए एंड यहाँ पर होना चाहिए एन। तो बेसिक यहाँ पर क्या है, एन, देखो यही हम लिख सकते हैं, 11 की स्पेलिंग लिख सकते हैं, और बीच में यहाँ पर ई है और यहाँ पर एन है, ठीक है। ये तो क्या हो गए, फिक्स्ड हो गए। अब यहाँ पर बात करें तो देखो यहाँ पर क्या है, मेरे पास बीच में 4 एलिमेंट्स है, तो सिंपल वे से सॉल्व करेंगे। टोटल लेटर्स कितने हो गए मेरे पास बीच में,
हो गए 4। तो मैं ये समझूंगी कि मेरे पास बस इतने ही लेटर्स हैं 4 जिनके बारे में मैं सोच रही हूँ, ई और एन के बारे में मैं नहीं सोच रही हूँ। तो बेसिकली मेरा जो एल है वो कितने टाइम्स अपीयर कर रहा है 1, ई जो है वो कितने टाइम्स अपीयर कर रहा है देखो 2 टाइम्स, और वी 1 टाइम्स। ठीक है, तो मेरे जो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आएंगी वो कितने आएंगी देखो, टोटल है 4 फैक्टोरियल और नीचे आ जाएगा 1, और मतलब बेसिकली 2 फैक्टोरियल ही बचेगा, बाकी सब 1 1 है। तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या आएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 2, तो 2 2 क्या हो गए, कैंसिल हो गए, 4 3 सा 12। तो बेसिकली 12 आपके मतलब नंबर्स हो सकते हैं, वर्ड्स हो सकते हैं बेसिकली, जो कि ई फर्स्ट में रख के और एन जो है वो लास्ट में रख के बन रहे होंगे। सो आई होप समझ में आया होगा आपको कि अगर ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं तो कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट योर सर्कुलर परमिटेशन। तो सर्कुलर परमिटेशन पे कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, एंड इतना सिंपल टॉपिक है लेकिन हमें पता नहीं होता है तो हम इसको छोड़ देते हैं। तो देखो सिंपल इसका फॉर्मूला क्या है, पी एन इज इक्वल टू एन माइनस 1 फैक्टोरियल। ये तो सबसे ज्यादा सिंपल फॉर्मूला है। तो बेसिकली जो परम्यूटेशन एक सर्कल के अंदर होता है उसको हम बोलते हैं क्या, सर्कुलर परम्यूटेशन। तो क्वेश्चन देख लो, इन हाउ मेनी वेज कैन दीज लेटर लाइक ए बी सी डी ई एफ, ये जो है अरेंज किए जा सकते हैं इन अ सर्कल। ठीक है, तो मुझे बताओ मेरे पास क्या लेटर्स है, ए बी सी डी ई और एफ, है ना। तो टोटल लेटर्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हो गए, सिंपल मेरे पास हो गए 6, है ना। अब मुझे बोला है कि सर्कल में जो है ना, मुझे सर्कल में चाहिए लाइक ए बी सी डी ई एफ ऐसे चाहिए। ठीक है, ऐसे सर्कल में मुझे मेरे एलिमेंट्स चाहिए। तो मैं क्या कैसे कर सकती हूँ, लाइक ए बी सी किधर किधर हो सकते हैं। तो ये सोचने में हमें लगता है कि कितना ज़्यादा टफ है, लेकिन बहुत सिंपल है गाइस। हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला है क्या, देखो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो कि नंबर ऑफ वेज टू अरेंज दिस या फिर these 6 letters in a circle which is equal to simple pn is equal to n minus 1 फैक्टोरियल। यानी कि pn is equal to n क्या है हमारा 6, तो 6 माइनस 1 का फैक्टोरियल जो कि आ गया 5 फैक्टोरियल। जस्ट आप अब कैलसी में पुट करके देख लो कि आपका जो 5 है 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, तो इट इज़ 120। ठीक है, सिंपल। तो 120 वेज से हम क्या कर सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ को सर्कल में अरेंज कर सकते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात ना। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं सर्कुलर परम्यूटेशन के ऊपर ही, एंड देन हमारा परम्यूटेशन जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा, फिर हम कॉम्बिनेशन के ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन कैसा है देखो, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। तो यहाँ पर आपके पास 5 है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। उसके बाद देखो 6 आपके पास है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स। ठीक है, ओके, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स। दिस कैन बी सीटेड इन अ राउंड टेबल। अब इस राउंड टेबल को से आपको समझ लेना है कि आपको सर्कुलर परमिटेशन लगाना है, सो दैट नो 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कैन सिट टुगेदर। ठीक है, हमारे पास टोटल 5 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स हैं। अब हम सबसे पहले निकाल लेते हैं कि हमें तो ऐसा बोला है कि 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर साथ में नहीं बैठने चाहिए, बाकी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स की कोई बात नहीं की है ना। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स का बना लेते हैं कि द नंबर ऑफ वेज इलेक्ट्रॉनिक engineers will be seated, है ना। कितने होंगे वो, सिंपल n माइनस 1 फैक्टोरियल, है ना, पी एन वाला फॉर्मूला। तो मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स कितने हैं बताओ, इलेक्ट्रॉनिक्स है मेरे पास 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस 1 फैक्टोरियल यानी कि 5 फैक्टोरियल, जो कि अभी हमने देखा इक्वल टू होता है 120 के। तो पहले तो हमने निकाल लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स। अब हमें क्या है, अब हमें कंडीशन दी है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए ऐसा कंडीशन है कि 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर साथ में नहीं बैठे होना चाहिए, है ना। तो देखो यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, देखो नंबर ऑफ वेज हमारे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं विल बी सीटेड। देखो बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ है। यहाँ पर हमारे पास जो है पहले तो ये जो 5 फैक्टोरियल है ये हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो है 5 फैक्टोरियल ये तो बैठे ही होंगे ना वहाँ पर, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के साथ हम इनको बिठा रहे हैं, है ना। तो बेसिकली अगर 5 है इसका मतलब कि सपोज लेट से ये जो 5 है
ये 6 मेरे लाइक 1 2 3 4 5 6 ये हो गए मेरे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, ठीक है, जो कि ऐसे बैठ गए, ठीक है। अब मुझे क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को बिठाना है, और क्या है मेरे पास सिर्फ 5 ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, तो 1 2 3 4 5, तो मैं ऐसे कहीं पर भी उनको बिठा सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जो है एक बार मतलब एक साथ 2 जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वो नहीं बैठ सकते हैं। तो मेरे पास टोटल देखो जैसे कि 6 है ना यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, तो 6 इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स के साथ जो है मेरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर 6 फैक्टोरियल आ जाएगा, एंड डेफिनेटली 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल जो है आपका आंसर होगा इस केस में। तो 6 फैक्टोरियल के साथ अगर मैं यहाँ पर देख लूँ करके, तो मेरा जो आंसर आता है वो आता है 86400। तो बेसिकली ये जो है आपका इसका आंसर होगा, ठीक है। तो सिंपल सर्कुलर परम्यूटेशन के लिए n-1 फैक्टोरियल जो है आपको याद रखना है, एंड दिस इज हाउ वी हैव कवर्ड द परम्यूटेशन पार्ट, ठीक है। नाउ लेट्स कम ऑन टू द कॉम्बिनेशन, ठीक है। चलो, तो सिंपल है, कॉम्बिनेशन में भी हम अच्छे से बहुत सारे हम देख लेंगे एग्जाम्पल्स। तो मैंने परम्यूटेशन के लिए भी आपको मोर देन इनफ जो है एग्जाम्पल सॉल्व करवा दिए, और भी जो एग्जाम्पल्स हैं वो नोट्स में अवेलेबल है। सो इफ़ यू हैव टेकन द नोट्स तो आपको बहुत अच्छे से सब समझ में आ जाएंगे। नाउ मैं एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए जो है ना मेरे पास लिस्ट है, वो भी मैं आपको डाल दूंगी, तो वो भी आप जो है सॉल्व कर लेना, ठीक है। नाउ कॉम्बिनेशंस की बात कर रही हूँ मैं, तो कॉम्बिनेशन इज अ सिलेक्शन ऑफ सम और ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ सेट ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट। मैंने क्या बोला था, परम्यूटेशन में होते हैं अरेंजमेंट्स, है ना, और कॉम्बिनेशन में आपका होता है सिलेक्शन। तो बस सिलेक्शन होता है इसके अंदर, और कोई चेंजेस नहीं है। सो सिलेक्शन ऑफ सम और ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ सेट ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट वेयर ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट मैटर। और अब जो है हमारा फॉर्मूला वो ये बन जाता है NCR, ठीक है, विच इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल भी था, जस्ट मल्टीप्लाई हो जाता है r फैक्टोरियल, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी 16-bit strings कैन बी फॉर्म्ड कंटेन एग्जैक्टली 5 zeros। यानी कि आपके पास क्या है, देखो n आपके पास क्या है, यहाँ पे 16 है, और आपके पास r क्या है, देखो 5 zeros हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जस्ट 16C5 ये आपको कॉम्बिनेशन करना है। तो मैं फॉर्मूला फिर से यहाँ पे आपको बता दूं, क्या है, n फैक्टोरियल है, यहाँ पर r फैक्टोरियल आएगा, n-r फैक्टोरियल। सो बेसिकली यहाँ पर ऊपर क्या है, 16 फैक्टोरियल है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, r फैक्टोरियल यानी कि 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे n-r यानी कि 16 माइनस 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अगर इसका जो है सिंपल वे है करने की, देखो ये 16/5 है, राइट, तो सिंपल आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो। इसका मतलब 16 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 16 माइनस 1 हो जाएगा 11 फैक्टोरियल। अदरवाइज आप सिंपली कैसे कर सकते हो, 16 से 5 कदम पीछे आ सकते हो, यानी कि 16 इंटू 15 इंटू 14 13 12, ठीक है। तो हम कितने आ गए, 5 कदम पीछे आ गए। नीचे आपको 1 से लेके 5 कदम आगे बढ़ना होगा, एंड जो आपको आंसर मिलेगा वो जो है सेम मिल रहा होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर आपको मिलेगा 4368, ठीक है, 4368 वेज। तो जो एक 16 बिट होगा ना, वो स्ट्रिंग के अंदर एक 16 बिट स्ट्रिंग हैज एग्जैक्टली 5 zeros इज डिटरमाइंड। तो ये कैन बी, ये 4368 वेज से जो है डिटरमाइन कर सकते हैं हम। सो सिंपल आपको ऐसे सॉल्व करना है ये क्वेश्चंस को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, एक कमिटी है। देखो कमिटी के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं कॉम्बिनेशंस में, सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग। अ कमिटी ऑफ 5 people इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 4 men एंड 7 women। तो यहाँ पर मेरे पास कमिटी के अंदर कितने टोटल मेंबर्स हैं, तो टोटल मेंबर्स यहाँ पर कमिटी में मेरे पास हैं 5, है ना, 5। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं मेंस की, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मेन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ मेन मेरे पास है 4, है ना, और टोटल नंबर ऑफ वुमेन कितने हैं मेरे पास, 7 है, ठीक है। देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से आप कॉम्बिनेशन को भी अच्छे से समझ जाओगे। हमें बोला है हाउ मेनी पॉसिबल कमिटीज कैन बी फॉर्म्ड इफ एटलीस्ट 3 वुमेन आर ऑन द कमिटी। यानी कि कम से कम 3 वुमेन्स तो कमिटी में होनी ही चाहिए। इसका मतलब 3 तो होंगी, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती है, लेकिन 2 या फिर 1 नहीं हो सकती, क्योंकि एटलीस्ट 3 वुमेन चाहिए, है ना। तो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ कमिटीज जो हम बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे कॉम्बिनेशन समझ लेंगे हम इसी क्वेश्चन से। तो हम बेसिकली कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, तो मेरे पास मेन है और वुमेन है, तो 2 कॉम्बिनेशन हमें लगेंगे मेन और वुमेन के। अब मुझे पहली कंडीशन दे दी है कि 3 वुमेन जो है वो होनी ही चाहिए, तो मैं यहाँ पर 3 लिख लेती हूँ, क्योंकि मैंने पहले केस में कंसीडर कर लिया कि मैंने 3 जो वुमेन है उनको ले लिया है। अब टोटल कमिटी कितने की बननी है, 5 की बननी है, तो बचे कितने, 2 बचे,
है ना। अब जो ये 3 है ये मैंने वुमन को कंसीडर किया है, तो मैं ऊपर जो नंबर लूंगी वो लूंगी टोटल। तो टोटल नंबर ऑफ वुमन कितनी है मेरे पास 7 है, और टोटल नंबर ऑफ मेन कितने हैं मेरे पास 4 है। अब देखो इस स्टेटमेंट का मतलब समझो, 3 वुमन्स हमने सिलेक्ट किए हैं, कितने में से 7 में से, और कितने बचे फिर मेरे पास, क्योंकि मुझे 5 चाहिए तो 3 + 2 5 होता है, राइट। 5 की टोटल कमिटी बनेगी, तो मैं यहाँ पर 2 मेंस को ले रही हूँ। लेकिन कंडीशन तो ये भी हो सकती है ना कि मेरे पास मुझे एटलीस्ट 3 वुमेन बोला है, तो 4 वुमेन भी हो सकती हैं, 5 वुमेन भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, प्लस करके वो कंडीशंस भी ऐड कर सकते हो। तो बेसिकली अब मैं इस केस में ले रही हूँ कि मेरे पास 4 वुमेन्स हैं, तो टोटल 7 में से मैंने 4 वुमेन्स ले ली, है ना। तो अब मेरे पास 5 बनाने के लिए कितना बचा, सिर्फ 1 बचा ना, तो 1 ही मैन में लूंगी, कितने 4 मेंस में से। समझ में आ रही है मेरी बात। अब लास्ट कंडीशन ये हो सकती है कि मैं क्या कर रही हूँ, पांचों की पांचों वुमेन ही ले रही हूँ, कितनी टोटल में से 7 में से, और 0 जो है मैन लूंगी, कितने हैं 4 में से। समझ में आ रही है मेरी बात। बस इतना ही आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब कॉम्बिनेशन कैसे सॉल्व करते हैं मैंने आपको ट्रिक क्या बता दी है, देखो 7C3 को आपको सॉल्व करना है, तो 7 कितना 3, तो बेसिकली 7 से आपको 3 कदम पीछे आना है, और 3 के लिए आपको 1 2 3 यानी कि 3 कदम आगे बढ़ना है, ठीक है। उसके बाद सिंपल ये C2 के लिए आ जाओगे, तो 4 से C2 है, यानी कि 4 से आप 2 कदम और 1 से 2 कदम, और बस प्लस करना है। अब 7C4 करेंगे तो 7 × 6 × 5 × 4 आएगा, समझ में आ रही है बात। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 × 2 × 3 × 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई, अब 4C1 है ना, तो इस केस में सिर्फ 4, यानी कि C1 जितना आता है ना, जो ऊपर होता है वही नंबर आता है, और जब 0 होता है तो भी यहाँ पे क्या आता है, 0 आता है। उस केस के अंदर सॉरी यहाँ पर C1 है तो 4 आता है, एंड 0 है तो सिंपल 1 आता है, 0 नहीं आता है। अब प्लस की बात करें तो यहाँ पर देखो 7 से 5 तक आना है, इसका मतलब 7 × 6 × 5 × 4 × 3, ठीक है। और नीचे आ जाएगा 1 × 2 × 3 × 2 3 × 4 × 5, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा, जैसे ये नीचे 0 है तो सिंपल 1 आ जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात। बस अब आपको ये सब चीज़ों को आप कैलसी में डाल दो, है ना, आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर से आप कुछ चीज़ें जो है कैंसल आउट कर सकते हो, लाइक 3 3 हो गया यहाँ पे। फिर यहाँ पर आप और क्या समझ सकते हो, लेट्स से ओके बाकी अपनी मर्जी से कर सकते हो। ये 2 2 हो गया तो यहाँ से 2 2 कैंसिल हो गया, 4 4 कैंसिल हो गया, फिर यहाँ पर से ये 2 से ये कैंसिल हो गया, फिर ये इससे ये कैंसिल हो गया। तो जो चाहो आप यहाँ पर कर सकते हो। जो फाइनल आंसर आएगा मैं आपको वो बता देती हूँ इसका, तो आपको कैलकुलेशन करके देख लेना है। आपका फाइनल आंसर 371 आ रहा होगा। तो कितनी कमिटीज़ बन सकती हैं ऐसे कॉम्बिनेशन से, तो 371 कमिटीज़ बन सकती हैं। समझ में आ रही है मेरी बात। तो अब आपको समझ गया होगा कि हम कॉम्बिनेशन के जो क्वेश्चन हैं वो कैसे कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ पर देख लो, ये आपका थर्ड क्वेश्चन, थर्ड ही होगा आई थिंक कॉम्बिनेशन का ना। यहाँ पर आपको बोला है आउट ऑफ 4 ऑफिसर्स, ठीक है, एंड 10 क्लर्क्स, कमिटी ऑफ 2 ऑफिसर्स एंड 3 क्लर्क्स इज टू बी फॉर्म्ड, इन हाउ मेनी वेज कमिटी कैन बी डन, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ऑफिसर्स को मैं O से डिनोट करती हूँ, मेरे पास 4 ऑफिसर्स हैं, और क्लर्क्स को मैं C से डिनोट कर रही हूँ, जो कि मेरे पास 10 है। हमें कमिटी बनानी है, ओके, जिसके अंदर मुझे कंसीडर क्या करना है कि मेरे पास 2 जो है वो ऑफिसर्स होने चाहिए, और जो 3 है वो क्लर्क्स होने चाहिए। तो हाउ मेनी वेज दिस कमिटी कैन बी फॉर्म, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, हम पहले तो ऐसे ही समझ सकते हैं, अगर सिंपल वे में लगाएं तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन वाइज चलते हैं क्योंकि 3 क्वेश्चन हमें उसमें बोले गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें ये बोला गया है एनी ऑफिसर्स एंड एनी क्लर्क्स कैन बी इंक्लूडेड, यानी कि कोई भी ऑफिसर और कोई भी क्लर्क इंक्लूड हम कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास नंबर ऑफ वेज आएंगे टू फॉर्म द कमिटी, फर्स्ट के लिए, ठीक है, टू फॉर्म कमिटी। यहाँ पर आप लिख सकते हो, देखो CC, ठीक है, क्योंकि 2 ही हैं, ऑफिसर्स और क्लर्क्स है, राइट। तो देखो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, मुझे क्या करना है, 2 ऑफिसर्स को जो है चूज करना है, तो 2 ऑफिसर्स आ गए, और 3 क्लर्क को चूज करना है, 3 क्लर्क्स आ गए। तो मुझे बताओ 2 ऑफिसर्स चूज करना है, टोटल ऑफिसर्स कितने हैं 4, तो टोटल इधर आ गया, और टोटल क्लर्क्स कितने हैं 10, तो 10 इधर आ गया, सिंपल। अब बस आपको इसको सॉल्व करके दिखाना है। देखो 4 फैक्टोरियल, इसका कितना आ जाएगा, 2 कदम पीछे और
यहाँ से 2 कदम आगे, प्लस यहाँ से 10 9 8 और यहाँ से आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो सिंपल आप इसको करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ये 2 यानी कि 6 मिल जाएगा, और यहाँ पर ये 4 और यहाँ पे ये 3, तो 10 3 सा 30 प्लस 30 इंटू 4 आपको 120 मिल जाएगा। तो ये 120 और यहाँ पे देखो प्लस नहीं है, देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, मल्टीप्लाई आएगा, तो 6 इंटू 120 आपको 720 जो है मिल जाएगा फर्स्ट का आंसर। ठीक है, कैसे समझा ये आप, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब सेकंड देखते हैं, पर्टिकुलर क्लर्क मस्ट बी इन कमिटी, यानी कि एक क्लर्क तो पर्टिकुलर है, मतलब देखो कुछ कोई खास क्लर्क, ऐसा समझो कि वो ना कुछ ज़्यादा, उसका सपोज आज बर्थडे है, उसको आज कमेटी में होना ही होना है। ठीक है, तो अगर हम उसको हम कंसिडर करें ना करें, हमें उसको मतलब वो कमेटी में है ही है। ठीक है, इसका मतलब जब हम उसको कंसीडर करेंगे ना यहाँ पर, तो हम उसको निकाल देंगे कंसिडरेशन में से, यानी कि 10 में से अब हम सिर्फ 9 ही क्लर्क समझेंगे, क्योंकि एक क्लर्क तो ऐसा है जिसको हमें कंसीडर करना ही है, वो तो कमेटी में है ही है ना। तो अगर मैं सेकेंड यानी कि जिसमें एक पर्टिकुलर क्लर्क को समझना है कि वो कमेटी में है ही है, तो बेसिकली उसके लिए जो नंबर ऑफ वेज आएंगी वो कितनी आएंगी, देखो सी एंड पहले तो हम जो है ऑफिसर्स के लिए कुछ बोला नहीं है, तो सिंपल वही होगा कि 2 ऑफिसर्स मुझे लेने हैं 4 ऑफिसर्स में से। अब मुझे 3 क्लर्क्स लेने, ये भी बोला है, लेकिन अब जो मेरा है 10 से वो कितने बन गए, 9 बन गए, क्योंकि एक तो है कंपलसरी। तो सिंपल अब जब आप इसको सॉल्व करोगे सेम वे से सॉल्व करना एंड पूरा कैलकुलेशन इधर दिखाना, आपको जो आंसर मिल रहा होगा वो मिल रहा होगा 216। ठीक है, आप इसको करके देखना गाइज। ओके, अब थर्ड के लिए मैं बताऊं, अब क्वेश्चन क्या है, अ पर्टिकुलर ऑफिसर कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द कमिटी, यानी कि एक ऑफिसर ऐसा है जिसको मुझे कमिटी में इंक्लूड करना ही नहीं है, आज वो छुट्टी में है। ठीक है, तो चलो मेरे पास टोटल ऑफिसर्स अब कितने हैं, 4 है ना, तो अब मुझे सिर्फ 3 को ही कंसीडर करना होगा। तो बेसिकली जो नंबर ऑफ वेज आएंगे वो क्या आएंगे, नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू सी। तो बेसिकली ऑफिसर्स तो 2 ही चाहिए, क्लर्क्स भी मुझे 3 ही चाहिए, लेकिन इस वक्त जो ऑफिसर्स टोटल है वो मैं 3 में से कंसीडर करूंगी, और क्लर्क्स तो कुछ बोला नहीं है, तो सिंपल टोटल ही कंसीडर करना है। तो बेसिकली यहाँ पर आ जाएगा 3 को 2 टाइम कंसीडर एंड 1 इंटू 2 प्लस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर 10 को हम 3 तक कम करते हुए जाएंगे, और नीचे 1 से लेके हम 2 3 तक चले जाएंगे। तो ये जो आंसर आपको मिलेगा वो मिल जाएगा 360। समझ में आ रही है मेरी बात, कितना सिंपली हम कॉम्बिनेशंस को 2-2 मिनट में ये सॉल्व हो जाते हैं, और फर्स्ट यूनिट आपका झटपट मतलब 10-15 मिनट में हो ही जाना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगाना है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपसे सॉल्व करवा रही हूँ। नाउ अ स्टूडेंट हैज टू आंसर 10 आउट ऑफ, अब ये जो क्वेश्चन है आपको बहुत अच्छे से समझेगा, क्योंकि ये जो है ना स्टूडेंट रिलेटेड है, हमारे एग्जाम्स रिलेटेड है। देखो एक स्टूडेंट है जिसको 13 क्वेश्चन है टोटल, उसमें से सिर्फ 10 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। ठीक है, 10 आउट ऑफ 13 क्वेश्चन इन द एग्जाम। तो बेसिकली अगर मैं टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल लूं, टोटल नंबर ऑफ वेज, तो वो कितने आएंगे मुझे बताओ, कॉम्बिनेशन का रूल लगा के। तो कॉम्बिनेशन में उसको सॉल्व करने हैं 10, लेकिन उसके पास टोटल कितने हैं 13, सिंपल है ना, ऐसे लिखूंगी मैं। अब क्वेश्चन बोला है हाउ मेनी चॉइसेस हैज ही इफ ही मस्ट आंसर द फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस बट नॉट बोथ। इसका मतलब देखो फर्स्ट क्या कंडीशन बोली गई है, उसके पास है टोटल 1 2 3 4 5 5 6 7, उसके पास 13 क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कितने करने हैं 10। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन में ये बोला है कि फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन में से ना उसको ऑप्शन है कि या तो उसको फर्स्ट ही सॉल्व करना है या तो सेकंड ही सॉल्व करना है। तो मतलब दोनों वो सॉल्व नहीं कर सकता, बोथ वो सॉल्व नहीं कर सकता, या तो 1 को करेगा या फिर 2 को करेगा। समझ में आ रही है मेरी बात। तो उस केस में मेरा जो इसके अंदर कॉम्बिनेशन बनेगा वो कैसे बनेगा, तो हमेशा याद रखो, देखो यहाँ पर जो आएगा नंबर ऑफ वेज, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ वेज वो क्या आ जाएंगे, देखो जो कॉम्बिनेशन है मेरे पास उसके लिए देखो सपोज हमारे पास कितने हैं टोटल 2 है, इसके लिए मैं अलग लिखूंगी कॉम्बिनेशन, और इन तीन सब के लिए अलग कॉम्बिनेशन लिखूंगी, क्योंकि इसका केस जो है वो बदल गया है। तो बेसिकली इन दोनों में से मुझे चूज कितना करना है, एक ही चूज करना है, तो एक आ गया, और मेरे पास है कितने 2 हैं। ठीक है, तो सिंपल ये आ गया। और जो दूसरा है उसके अंदर अब जैसे मैंने यहाँ पे 1 सॉल्व कर दिया है, टोटल कितने सॉल्व करने हैं 10 सॉल्व करने हैं, तो बेसिकली यहाँ पर कितना बचा 9 बचा। ठीक है, तो 9 + 1 10 हो जाएंगे। अब ये मुझे कितने में से लेना है, तो मुझे 3 से लेके 13 तक लेना है। तो 3 से 13 तक मेरे पास कितनी चॉइसेस हो जाएंगी, बस 2 ही तो गई है, तो 13 - 2 कितनी हो गई 11 हो गई, तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। दैट्स इट।
ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल, ठीक है। 2 सिंपल 2 को मुझे एक टाइम ही कम करना है, तो बेसिकली इतना ही हुआ। यहाँ पर 2 × 1 ही आएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा, 11 को 9 टाइम्स कम करना है। तो सिंपल आप फॉर्मूला लगा दो 11 फैक्टोरियल का 9 फैक्टोरियल अपॉन 11 - 2 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो भी सिंपल आपको इसके लिए आ जाएगा 2 × 11 इंटू 10 आ जाएगा सिंपल, क्योंकि 9 से जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। 9 से यहाँ पर आके ही कैंसिल हो जाएगा, और सिंपल यहाँ पे 2 बचेगा, तो 2 2 भी कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 110। तो कैल्सी का भी यूज नहीं लगा, देखा। तो ऐसे आप इसको कर सकते हो। अब सेकंड की अगर बात करें, सेकंड क्या है, हाउ मेनी चॉइसेस हैज ही इफ ही मस्ट आंसर एग्जैक्टली 3 आउट ऑफ फर्स्ट 5 क्वेश्चंस, यानी कि फर्स्ट 5 क्वेश्चंस है अब उसके पास, ठीक है। उसमें से वो 3 को ही सॉल्व कर सकता है, बस ये है। तो बहुत सिंपल है, देखो जैसे अभी हमने फर्स्ट किया वैसे ही करेंगे। नंबर ऑफ वेज में क्या आ जाएगा, देखो सी। अब मुझे जो ये फर्स्ट 5 है, यानी कि टोटल 5 है, उनमें से मुझे कितने लेना है, मुझे 3 ही लेना है, समझ में आ रहा है। और जो बचे हुए हैं वो मैं यहाँ पर लिख दूंगी। तो मुझे टोटल 10 सॉल्व करने हैं, तो 10 में से 3 मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिए, कितने बचे, 7 बचे। अब यहाँ पर 5 है, मुझे बताओ, मैंने 5 यहाँ पे कर दिए, तो 13 में से 5 मेरे चले गए, बचे कितने, 8। तो यहाँ पर 8, समझ में आ रहा है। तो ऐसे आपको लगाना है लॉजिक। तो देखो 5 में से यहाँ पे 3 जाएंगे, तो आपको कितना बन जाएगा, या सिंपल फॉर्मूला लगा दो 5 फैक्टोरियल 3, 5 - 3 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, एंड यहाँ पे 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो इसका जो आपका आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे 5 × 4 आएगा, और 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, और नीचे से 2 बचेगा, है ना। और इंटू यहाँ पे 8 आ जाएगा, 7 से सब कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली ये 2, और ये भी देखो आपका हाथों हाथ हो गया, 5 × 2 = 10, और 10 × 8 = 80। तो सिंपल ये आ गए आपके नंबर ऑफ वेज, जिसमें ये वाला जो है ना कंडीशन वो फॉलो हो रही है। आई होप समझ में आया होगा। देखो ऐसे भी क्वेश्चन हमें आ रहे हैं, है ना, बहुत ज्यादा सिंपल टाइप था। नाउ यहाँ पर देखो क्वेश्चन है, अ बॉक्स कंटेन्स 6 वाइट एंड 5 ब्लैक बॉल्स, ठीक है। तो देखो चलो हमारे पास एक बॉक्स है, एंड उसके अंदर क्या है, 6 वाइट है। तो टोटल बॉल्स कितनी हुई, मुझे बताओ, टोटल बॉल्स कितनी हुई। टोटल बॉल्स मेरे पास हो गई 6 + 5 11 हो गई, है ना। अब मेरे पास उसमें से वाइट कितनी है, वाइट है मेरे पास 6 और ब्लैक है मेरे पास 5, है ना। नाउ फाइंड द नंबर ऑफ वेज, हमें 4 बॉल्स को जो है निकालना है उस बॉक्स में से। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, सबसे पहली कंडीशन है 2 मस्ट बी वाइट। क्या है, 2 मस्ट बी वाइट, यानी कि 2 तो वाइट होनी ही चाहिए। तो उसके इसके अंदर मैं क्या करूंगी, मेरे पास कितने जो है कंडीशंस आ जाएंगी, देखो 2 वाइट होनी ही चाहिए। इसके लिए मेरे जो नंबर ऑफ वेज आएंगी वो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ। देखो बस 2 ही पार्ट्स होते हैं कॉम्बिनेशन में, जो दिया हुआ है पहले वो लिखेंगे, बाकी जो रिमेनिंग है वो लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। तो जैसे कि सी है मेरे पास, तो व्हाइट बॉल्स और ब्लैक बॉल्स 2 के लिए मैंने लिख दिया। तो जो व्हाइट बॉल्स होंगी वो मेरे लिए देखो 6 हैं टोटल, उसमें से मुझे 2 लेनी ही लेनी है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। और टोटल कितने निकालनी है, मुझे टोटल 4 बॉल्स को ना ड्रॉ करना है, टोटल ड्रॉ बॉल्स, है ना। तो यहाँ पर 2 तो यहाँ पर ही चली गई, तो 2 यहाँ पर आ जाएंगी, है ना। तो अब ये जो है ब्लैक है, तो ब्लैक में से 5 में से मुझे 2 लेनी है यहाँ पे, समझ में आ रहा है। देखो अब 5 में से लोगे या किस में से लोगे, अब यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला है कि 2 ही वाइट होंगी, बस ऐसा नहीं है कि हम और भी वाइट, मेरी वाइट हो सकती हैं, राइट। तो बेसिकली अब मैं यहाँ पर 5 को नहीं लूंगी, मैं टोटल मुझे पता है कितना है, 11 है। 11 में से मैंने 2 यहाँ पे ड्रॉ कर ली, यानी कि 11 - 2 कितना बचा, 9। तो यहाँ पर आपका 9 आएगा। 9 में से 2, यानी कि दोनों भी व्हाइट और ब्लैक में से कोई भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर सकती हूँ, ठीक है। सो बस यही सिंपल था। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, और 6 - 2 यानी कि 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। मल्टीप्लाई ये 9 है आपका, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन नीचे 2 फैक्टोरियल, 9 - 2 7 फैक्टोरियल। तो बस आप इसको सॉल्व करो, आपको मिल जाएगा यहाँ पे सिंपल इसके लिए 15 आएगा, और इंटू आपको आएगा 36। आप ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे खुद ही आपको इसका आंसर समझ में आने लग जाएंगे। तो सिंपल आपका आ जाएगा 540 वेज, ये फाइनल आंसर आपका आने वाला है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, ऑल ऑफ देम मस्ट हैव सेम कलर, यानी कि या तो व्हाइट ही होंगी या तो आपकी क्या होंगी, ब्लैक ही होंगी। तो बहुत ज्यादा सिंपल है, नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएंगी, देखो हम क्या कंसीडर करेंगे, देखो सी जो है वो पहले अगर सिंपल व्हाइट के लिए देखें तो 6 में से 4 भी मेरी व्हाइट की होंगी, और प्लस करूंगी, क्यों, क्योंकि देखो व्हाइट भी मैंने प्लस कर दी और ब्लैक भी, ठीक है, इसमें मल्टीप्लीकेशन नहीं आएगा। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं 5 यानी कि ये ब्लैक में से 4 भी ले रही हूँ, तो इन दोनों में से कोई भी हो सकती है कंडीशन। तो सिंपल आपने जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा इसका आंसर। तो बेसिकली 6 × 5
इंटू 4, ठीक है, इंटू 3, यहाँ पर आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, प्लस आप कोई भी वे से सॉल्व करो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सेम वे को जो है फॉलो करना है। 1/1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, तो ये ऐसे ही कैंसिल हो गया। यहाँ पर ये 3 3 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, यहाँ से 2 3 कैंसिल, तो 5 3 15 बचता है, प्लस 1 है ना, प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 आएगा, राइट। तो देखो आपको जो भी करके जो भी आपका आंसर आ रहा होगा यहाँ पर आप लिख लेना, बाकी मैंने आपको समझा दिया कि आपको यहाँ पे कैसे करना है इसको, ठीक है। अच्छा हाँ, यहाँ पर 5 है ना, 5 को हमने कितना 4 कम किया, ठीक है, करेक्ट है। तो चलो आप देख लो करके कि यहाँ पर इसका आंसर क्या आ रहा है। दैट्स इट, हमारा जो कॉम्बिनेशन वाला पार्ट है वो कवर होता है। ये ऊपर वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप मुझे कॉमेंट में बताना। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक है हमारा बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ठीक है। तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट के अंदर ना हमारे पास 2-3 टाइप के जो क्वेश्चन है वही आते हैं, एंड वैसे ज्यादा बाइनोमियल कोएफिशिएंट पूछा नहीं जाता है, और आता भी है तो और में आता है। तो उसके लिए आपको सिंपल, अगर आपने नहीं करना है ना तो छोड़ भी सकते हो। अगर आपका परमिटेशन जो कॉम्बिनेशन दोनों भी अगर आपके अच्छे हैं, आपको पता है कि कोई भी क्वेश्चन आए आप कर सकते हो, तो आप वो कर लेना, मतलब इसको छोड़ देना, अदरवाइज आप इसको कर लो, ठीक है। एक्स्ट्रा के लिए अगर सपोज 2 आ जाए, कोई बता नहीं सकते कि पैटर्न चेंज भी हो सकता है या फिर नहीं भी आ सकता है। ऐसा भी पेपर्स है जिसमें बाइनोमियल कोएफिशिएंट पूछा ही नहीं गया है, तो ठीक है हम कर लेंगे क्योंकि सिलेबस में है। सो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का आपके पास एक ही जो है ना फॉर्मूला है। बेसिकली आपका क्या होता है, ये कोएफिशिएंट होता है ऑफ x रेज टू k टर्म्स इन द पॉलिनोमियल एक्सपांशन ऑफ बाइनोमियल पावर दिस। तो इसका जो फॉर्मूला है ये होता है। इसको हम थोड़ा सा इलेबोरेट करें तो ऐसा होगा, सिंपल इसको मैं ना एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगी तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेट्स से आपके पास एक क्वेश्चन है, 4x माइनस 6 रेज टू 4 को आपको एक्सपांड करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, जैसे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रेज टू 4 पावर है, ठीक है, रेज टू 4 पावर है। तो बेसिकली मैं क्या करूंगी, यहाँ पर जब मैं इसका आंसर लाऊंगी ना, 4x माइनस 6 रेज टू 4 को मैं एक्सपांड कर रही हूँ, तो सिंपल मैं क्या करूंगी, मैं c जो है ना कॉम्बिनेशन से मुझे करना है। तो बेसिकली जो है ना मेरे पावर क्या है 4 है, ठीक है। तो पावर 4 आ गई, मैं पहले 0 से स्टार्ट करूंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाऊंगी c, और मैं जो है 1 को यहाँ पे बढ़ा दूंगी एंड 4 एज इट इज। फिर यहाँ पर c 2 बढ़ जाएगा, 4 एज इट इज। ये कब तक चलेगा, जब तक ये दोनों जो है मेरे सेम नहीं हो जाए। तो यहाँ पर 3 आएगा 4, और यहाँ पर c में 4 आएगा और 4 आएगा, ठीक है। तो ऐसे करना है। अब इसमें जो बीच में साइन आएगा उसको हम देखेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर क्या लिखना है वो देखो, कुछ भी नहीं, सिंपल यहाँ पे क्या है 4x है, तो सिंपल यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 4x आ जाएगा। यहाँ पे क्या है 6 है, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी 4x आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 4x आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 4x आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 4x आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इनकी पावर्स भी चेंज होंगी। सिंपल देखो, बहुत ज्यादा सिंपल ट्रिक है। 4 माइनस 0 कितना बचता है 4, तो यहाँ पे 4 आ गया, और यहाँ पे जो है वो 0 यहाँ पे आ गया, समझा। देखो वापस 4 माइनस 1 क्या होता है 3 होता है, यहाँ पे क्या है 1, तो 1 इसकी पावर आ गई, ठीक है। ये ट्रिक को याद रखो। 4 माइनस 2 क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है 2, तो 2 यहाँ पे आ गया। 4 माइनस 3 क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है 3, तो यहाँ पे आ गया। समझ में आ रहा है। 4 माइनस 4 क्या है 0 है, और ये जो 4 है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसमें जो साइन है वो कैसे होगा, देखो यहाँ पे क्योंकि माइनस है ना, तो हम यहाँ पे क्या है प्लस, तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। अगर प्लस होता तो सब में हम जो है प्लस ले रहे होते। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको यहाँ पे जो ट्रिक्स बताई, आप एक बार खुद जो है सॉल्व करके देखना, आपको बहुत मजा आएगा। अब जैसे कि यहाँ पर 4c 0 है, और मैंने आपको बताया जिसका भी यहाँ पे 0 होगा ना r, वो उसका आंसर 1 होता है। तो बेसिकली यहाँ पे 1 आ गया आपका, ठीक है। उसके बाद आप ये जो चीज़ है इसको कैलसी से करना। देखो मैं यहाँ पर कैलसी से करती हूँ। 4x क्यूब है, तो बेसिकली x 4 है रेज टू, तो बेसिकली मैं x रेज टू 4 को बाहर रखती हूँ, एंड मैं क्या करूँगी 4 रेज टू 4 है मेरे पास, ठीक है। और इसके बाद क्या है 4 रेज टू 4 है, और 6 रेज टू 0, 6 रेज टू 0 का भी मेरे पास जो आंसर है वो 1 ही आ रहा होगा। तो बेसिकली 4 रेज टू 4 मैं करूंगी, ठीक है। तो 4 रेज टू 4 के बाद मेरा क्या आ गया आंसर 256, तो यहाँ पे आ गया 256, और x रेज टू 4 मैंने ऐड कर दिया माइनस एज इट इज। अब 4c1 को मैं कैसे करूंगी 4c1 यानी कि 4 सिंपल आ गया, और नीचे 1 ही आएगा, सिंपल है, कुछ भी नहीं इसके अंदर मुझे ज्यादा करना। तो 4 आ गया, और इसके अंदर क्या आएगा देखो 4 का क्यूब आएगा। तो बेसिकली यहाँ पर इसका 4 का मैं क्या कर देती हूँ क्यूब कर देती हूँ, ठीक है। 4 का क्यूब मेरे पास कितना आएगा 64, और उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी किससे
64 मल्टीप्लाई करूंगी मैं 6 से, क्योंकि 6⁻1 है, तो मेरे पास आ गया 384 और यहाँ पे क्या है x क्यूब है, ठीक है, x क्यूब आ गया। ठीक है, मैंने रैंडम एग्जाम्पल लिया है, आंसर में भी वेरी, क्योंकि मेरे पास इसका परफेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि मैंने रैंडमली इसको जो है बनाया है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस ही आते हैं एक्सपांड करने वाले। तो आप चाहो तो जो है आप इसको खुद करके भी देख सकते हो, फाइनल आंसर मुझे बता सकते हो, अदरवाइज आई एम डूइंग दिस। तो 4C2 है, तो बेसिकली 4C2 में क्या आएगा, इधर 4 3 आएगा, इधर 1 2 आएगा, तो इधर क्या आ जाएगा, ये 2 2 कैंसिल, तो बेसिकली यहाँ पर 2 × 3 6 आएगा। ठीक है, 6 आ जाएगा, और बेसिकली मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 4 का स्क्वायर आएगा 16 और 6 का स्क्वायर आएगा 36, तो बेसिकली 16 × 36 में करूंगी डायरेक्टली, तो मेरे पास आ जाएगा 576 x का स्क्वायर, है ना, सही बात है। अब यहाँ पर माइनस करती हूँ एंड अब 4C3 यानी कि यहाँ पर करना है 4 × 3 × 2 एंड यहाँ पर 1 × 2 × 3, तो ये तो कैंसिल हो गए, बचा क्या, सिर्फ 4 बचा, है ना, और यहाँ पर क्या आएगा 4 × 6 का क्यूब, तो 4 × 6 का क्यूब, 6 का क्यूब, तो बेसिकली आंसर आ जाएगा मेरे पास × 864 का, और यहाँ पर x ही है बस। ठीक है, उसके बाद प्लस करेंगे, यहाँ पर क्या है 4 और 4C4 ही है, तो बेसिकली 4C4 का आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो 1 × 2 × 3 × 4, तो इसका आंसर तो हमारा 1 ही आ रहा है, तो बेसिकली इधर भी 1 आ गया, और 6⁻4 आएगा, तो 6⁻4 बेसिकली यहाँ पर 1296 आएगा। ठीक है, 1296। सो बेसिकली अब आपने लास्ट में क्या कर लेना है, इन सबको एक साथ लिख लो, देखो 256x⁴ है, माइनस यहाँ पे इनको और करना पड़ेगा आपको, क्या 4 × 384, तो इसका आंसर आ जाएगा आपको 1536x³। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 6 × 576, तो यहाँ पे क्या आ गया आंसर 3456x², प्लस क्या आएगा, सॉरी माइनस आएगा अब, तो 4 × देखो 4 × 864, क्या आएगा 3456, अगेन आपको x आ गया, प्लस यहाँ पर जो है 1296, तो आप इसको चेक भी कर सकते हो, अदरवाइज आई हैव मेड यू द कॉन्सेप्ट क्लियर कि अगर आपको एक्सपांड वाला क्वेश्चन आता है तो आपको फॉर्मूले में कैसे यूज करना है। ठीक है, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको आता है जिसमें आपको देखो ऐसे बोला जाता है कि इन दिस एक्सपांशन 1 + x⁻6 इज देयर, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x³। तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, आप सेम जैसे लास्ट प्रोसीजर था ना, देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये जैसे ये है ना, तो उसमें सिंपल क्या पूछा है, ये फुल करने के बाद आपके x³ की जो पावर है वो बता दो। ठीक है, लेकिन इसका जो है ना डायरेक्ट भी सोल्यूशन होता है, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे करोगे। ठीक है, आप अदरवाइज वैसे भी करके देख सकते हो, नो प्रॉब्लम, दोनों भी वेज करेक्ट है। तो आपको एक्सपांशन किसका करने बोला है, 1 + x⁻6, तो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ दिस। तो देखो सिंपल है, आपका जो है ना यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, TR + 1 = NCR AN-R B⁻R, ये वाला जो है हम फॉर्मूला इसमें लगाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारा A क्या है, B क्या है, R क्या है। तो बेसिकली जो A होगा वो हमारा होगा फर्स्ट कोएफिशिएंट, B होगा हमारा नेक्स्ट वाला, बेसिकली X हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोएफिशिएंट हम दोनों भी साथ में लेते हैं, वेरिएबल्स एंड ऑल, और यहाँ पर जो N है वो हमारा होगा रेज़ टू पावर जो कि है 6। T को हम फाइंड आउट कर रहे हैं क्योंकि वो टर्म है। ठीक है, टर्म, तो बेसिकली x⁻6 को हमें फाइंड आउट या x⁻3 को हमें जो है फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर TR + 1 वाला मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ। ठीक है, तो बेसिकली NCR, तो N क्या है मेरा, यही मैं फॉर्मूला अगर यहाँ पे लगाऊँ तो डायरेक्ट पहले लिख लेती हूँ, NCR AN-R और B⁻R। तो N क्या है मेरा 6 है, C और R मुझे पता नहीं है। उसके बाद मेरा A क्या है 1 है और N है मेरा 6 है ना, और -R, और यहाँ पर X B क्या है मेरा X है और R मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली इससे मेरा जो एक्सप्रेशन बनता है वो XCR बनता है, और 1 की पावर क्या है मेरे पास, 1 की पावर कुछ भी हो, राइट, वो 1 ही होता है। तो मैं सिंपल यहाँ पे 1 लिख सकती हूँ, और यहाँ पर है मेरे पास x⁻R। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया। लेकिन मुझे बताओ कि मेरे पास क्या है, मुझे जो फाइंड आउट करना है वो क्या है, x³। ठीक है, अब इस x³ को मैं क्या करूंगी, इससे कंपेयर करूंगी। ठीक है, तो अगर x³ को मैं XR से कंपेयर कर रही हूँ तो मुझे बताओ मेरा जो R है वो क्या आएगा, 3 आ जाएगा, है ना। तो सिंपल मैं R को 3 पुट करके अगर मुझे देखना है
है तो मैं सिंपल कोएफिशिएंट निकाल सकती हूँ, है ना, क्यूब निकाल सकती हूँ। तो सिंपल देखो यहाँ पर 6, यहाँ पर अगर मैं कंसीडर करूँ मेरे r को 3, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6c3 आ जाएगा, ये 1 तो ठीक है। यहाँ पर x की जगह हम x कंसीडर करेंगे, ठीक है। बेसिकली ये एक्स क्यूब है ना, एक्स क्यूब को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। हम सपोज एक्स क्यूब को x को 1 भी कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज आप चाहो एक्स क्यूब भी कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पर 1, अगर मैं इसको 1 कंसीडर करूँ, अब मुझे एक्स क्यूब निकालना है, ठीक है। तो बेसिकली ये एक्स क्यूब ही है, लेकिन इसको मैं कंसीडर नहीं करूंगी, सिंपल मुझे इसका कोएफिशिएंट निकालना है। तो मैं यहाँ पे निकाल लूंगी 6, 5, इसका कॉम्बिनेशन, बस दैट्स इट। तो 1 × 2 × 3, यहाँ पे ये 2 2 चला गया, यहाँ पे ये चला गया, तो 2 5 = 10, 2 = 20, तो ये आ गया आपका, ठीक है, कोएफिशिएंट। चाहो तो आप ऐसे करो, चाहो तो आप सिंपल यही वाला जो है ना प्रोसीजर फॉलो करो, एंड जो भी एक्स क्यूब का आपका आएगा ना, क्या आएगा आपका कोएफिशिएंट, तो बस वही आपको यहाँ पर लिख देना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसा भी एक्सपांशन जो है हम यहाँ पे, ऐसे भी क्वेश्चंस आपको जो है ना आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर थर्ड टाइप का आपका क्वेश्चन है, दैट इज यूज बाइनोमियल कोएफिशिएंट टू एक्सपांड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ओके। सो ये भी सेम कैसा है, वही है जो हमने फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखा था। तो चलो प्रैक्टिस हो जाएगी, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो बेसिकली मेरे पास क्या था, देखो यहाँ पे फॉर्मूला जो था, तो लेट से मैं उसको लिखती हूँ, ये a+b है ना, तो यहाँ पर a+b, लेकिन मेरे पास क्या है, मेरे पास है क्यूब, ठीक है। तो मैं इसको क्यूब वाला फॉर्मूला ही बना लेती हूँ बेसिकली। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या था, मेरे पास फॉर्मूला, चलो जो भी था डायरेक्टली करते हैं, छोड़ो फॉर्मूला लिखने से अच्छा है। x⁴ + 2 का क्यूब है मेरे पास, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, मेरे पास क्यूब है, इसका मतलब मैंने क्या किया, यहाँ पर 3 से मैं चली, है ना, 3 से मैं चलूंगी, यहाँ पर आ जाएगा c कॉम्बिनेशन, है ना। उसके बाद यहाँ पर आएगा मेरा 0, उसके बाद 3 से कॉम्बिनेशन 1 आएगा, है, और उसके बाद 3 से कॉम्बिनेशन 2 आएगा, 3 से कॉम्बिनेशन 3 आएगा। यहाँ पर a क्या है, मेरा x⁴ है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी x⁴, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा 2, है ना। यहाँ पे भी x⁴, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी x⁴, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी x⁴, यहाँ पे 2, है ना। अब मैं पावर में क्या करूँगी, 3 - 0 3, यहाँ का जो है 0, 3 - 1 2, यहाँ का जो है 1 इधर, 3 - 2 1, यहाँ का 2 इधर, 3 - 3 0, यहाँ का 3 इधर, ठीक है। अब ये प्लस है तो सब में मैं प्लस ही दे दूंगी, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। अब 3 0 है, तो जब 0 है तो मेरे पास क्या आता है, इसका आंसर 1 आता है। अब मैं इसका क्या करूंगी, यहाँ पर देखो x⁴ 3, तो 4 3 का क्या हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा, यानी कि x⁴ हो जाएगा। और ये 2 का 2 × 0 तो 1 ही होता है, तो x⁴ आ गया मेरे पास, प्लस 3c1, यहाँ पर 1 है तो बेसिक आंसर क्या हो जाएगा मेरा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर x⁴ 4 2 सा क्या होता है, 8 होता है, और ये क्या है 2 है, तो 3 × 2 और x⁴ आ जाएगा, प्लस 3c2, यानी कि क्या आएगा, यहाँ पे देखो 3 × c2 करना है, इसका मतलब 2 बार हमें कम करना है, 3 × 2 अपॉन नीचे आ जाएगा 1 × आपका 2 आ जाएगा, है ना। 2 बार हमने कम कर दिया, तो आंसर क्या आया, इधर 3 आया, और इसका 2 का इधर 4 आ जाएगा, और बेसिकली ये x⁴ प्लस 3c3 है, तो सिंपल 3c3 का तो इधर 1 ही आ जाएगा, और इधर क्या आएगा, x⁴, उसका पावर 0 है, 4 × 0, तो x⁴ 1 होता है, और 2⁴ क्या होता है, 8 होता है, बस। तो यहाँ पर आ गया आपका x⁴, 3 2 = 6 का x⁴, प्लस 4 3 = 12 x⁴ प्लस 8, ठीक है, सिंपल, दैट्स इट, ठीक है। तो ऐसे आपको इसको भी सॉल्व करना था। एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने सारे टाइप के जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पर करवा दूंगी। सो दैट वाज द इनफ थिंग जो कि आप इस पर्टिकुलर यूनिट में कर सकते हो। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है, देखो, फाइंड 5th टर्म इन द एक्सपांशन, जो कि आपको एक्सपांशन गिवन है x+y⁴ हमें इसका 5th टर्म निकालना है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बेसिकली यहाँ से हम कैसे करेंगे, हमारा n क्या आएगा, n आएगा मेरा ये, इसकी जो पावर है वो जो कि है मेरी 9, है ना। उसके बाद मेरा जो r आएगा वो क्या है, r जो है वो हमेशा याद रखो, ये जो 5 है ना, इस 5 से 1 कम होता है, ठीक है। तो 5 - 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये चीज को ध्यान में रखना। उसके बाद मेरा a क्या होगा, a होगा मेरा ये
x है ना, ए एक्स हो जाएगा और y क्या हो जाएगा मेरा y है जो सिंपल यहाँ पे वो हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास जो फॉर्मूला था, मेरे पास फॉर्मूला क्या था, मैं यहाँ पे लिखती हूँ टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर ए एन माइनस आर और बी रेस टू आर। सिंपल यही फॉर्मूला था, बार बार लिखोगे याद हो जाएगा। तो टर्म मुझे निकालनी है, तो मुझे बताओ टर्म अब समझ में आ गई आपको। मैंने आर को -1 क्यों करने बोला था, क्योंकि यहाँ पर जो है 4 है फिर जाके +1 है, तो मेरी जो टर्म है वो जाके क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी, क्योंकि 5th टर्म मुझे निकालनी थी। अब देखो n क्या है मेरे पास 9 है, c r क्या है 4 है, अब a क्या है मेरा x है और मेरे पास ऊपर क्या आ जाएगा n 9 माइनस आर 9 माइनस 4। ठीक है, और यहाँ पे b क्या है मेरा y है और r क्या है 4। सिंपल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा nc4 x रेस टू क्या आएगा 9 माइनस 4 5 आ जाएगा और यहाँ पे y रेस टू 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सिंपल सॉल्व करना है कॉम्बिनेशन को। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 को 4 टाइम्स हमें करना है कम, उसके बाद यहाँ पे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, तो बेसिकली 4 3 गया। उसके बाद यहाँ पे जो है 9 इंटू 5, चलो इसको हम आगे करेंगे और यहाँ पर है x रेस टू 5 और यहाँ पे है y रेस टू 4। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो भी वैल्यू आपको आए, आपको डेसिमल में आए तो ठीक है आप डेसिमल में लिखो या जैसे भी लिखो। 9 5 होता है 45, 45 डिवाइड बाई 2 आपको आंसर आ रहा है 22.5 x रेस टू 5 लेकिन y रेस टू 5। देखो लेकिन ऐसे लिखने से अच्छा आप डायरेक्टली ऐसे लिखो 45/2। वैसे ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे लेकिन ठीक है डेफिनेटली ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला कौन सा याद रखना है, ये वाला। तो मैं आपको एक बार और याद करवा दूं, देखो टी आर प्लस 1 है, इसको हम कैसे करेंगे एन सी आर ए रेस टू एन माइनस आर और बी रेस टू आर। सिंपल, इसको बार बार लिखो आप याद हो जाएगा। दैट्स इट। और हमारा जो पूरा यूनिट है बाइनोमियल कोएफिशिएंट के साथ, परम्यूटेशन के साथ, कॉम्बिनेशन के साथ हमने सब कवर कर लिया। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मैंने आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो इसमें समझा दिए हैं। तो ये वाले भी नोट्स मैं अपने प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है यू कैन ज्वाइन देयर, क्योंकि और भी नोट्स जो हैं वो अपलोडेड हैं, जो मेरे हैंड रिटन है उसमें और भी ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं, तो आप वो भी देखना। और ये जो है आप ये इनको रिवाइज कर लोगे तो आपका यूनिट अगेन रिवाइज हो जाएगा। किसी भी पॉइंट पे आपको डाउट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। एंड डेफिनेटली बहुत मेहनत लग रही है ये वन शॉट्स को बनाने के लिए। तो चलो आपका डीएम भी कंप्लीट हो गया है, तो चैनल पर अभी तक आपका एफडीएस कंप्लीटेड है, आपका ओओपी कंप्लीटेड है और अब आपका डीएम भी कंप्लीटेड हो गया है। तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट हम ट्राई करेंगे कि सीजी का जो लास्ट यूनिट बचा है वो कर लेंगे, और जो डीएलडी है ना उसके लिए हम जो लास्ट है हमारे पास 4 डेज बचे हैं फॉर डीएलडी। तो बेसिकली उन 4 दिनों में हमारे जो बचे हुए 2 यूनिट्स हैं वो हम कर लेंगे। और मुझे पता है यूनिट 4 का लास्ट पार्ट बचा है, तो वो भी मैं ट्राई करूँगी आपके डीएम के पेपर से कुछ दिन पहले ही मैं उसको भी ट्राई करूँगी अपलोड कर देना। तो ठीक है, चलिए आपका जो यूनिट्स हैं अच्छे से कवर हो रहे हैं एंड आपको अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो चलिए डेफिनेटली आपको नोट्स चाहिए सारे, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी गूगल फॉर्म की, वो आप जाके फिल कर सकते हो। एंड आप चाहे कंप्यूटर ब्रांच के हो चाहे आईडीएस ब्रांच के हो, आप वहाँ पे जाके फिल कर सकते हो अपना अपना फॉर्म। ठीक है, तो चलिए अब नहीं हो रहा है बोलने, बहुत देर हो गई है, 1 आवर 30 मिनट्स हो चुके हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। एंड अगर अभी तक चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।